पूरी क्लास एक फिजिकल एग्जाम दे रही थी और सबके फेस पे टेंशन थी क्योंकि ये टेस्ट उनकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए था। हर स्टूडेंट का एम था कि वो स्ट्रेंथ का टेस्ट पास कर ले ताकि उनका रैंक बढ़े। इसके लिए सब स्टूडेंट्स ने टीचर से स्टिमुलेंट्स खरीद लिए जो उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा पावर देते हैं। स्टिमुलेंट्स सबने लिए थे, बस एक लड़के के अलावा जो हमारा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि वो इतना गरीब था कि इतने महंगे स्टिमुलेंट्स लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। उनके हाथ में मैजिक रिस्ट वेट्स थे और उनको पहने हुए सब सिर्फ 30 पुलअप्स कर पा रहे थे। सब कोशिश कर रहे थे पर उनका बस वहीं तक था, यही उनकी लिमिट थी। जब हमारे एमसी की बारी आई तो सब उसे देखने लगे कि ये क्या करेगा। उसके लिए टीचर के दिल में थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उस लड़के ने स्टिमुलेंट्स नहीं खरीदे थे। इसलिए टीचर ने उसके ब्रेसलेट का वजन और बढ़ा दिया ताकि वो फेल हो जाए। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और वो लड़का रुकने वाला नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और पुलअप्स स्टार्ट किए। सबके देखते देखते उसने 100 पुलअप्स कर लिए और सबको शॉक कर दिया। बाकी स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाए कि ये गरीब सा लड़का उन सबसे आगे कैसे निकल गया। लेकिन यही था उसकी असली ताकत का राज, जो कोई नहीं जानता था। उस लड़के का नाम जोचन था, एक ई रैंकर जो बिल्कुल गरीब था और कर्जे में डूबा हुआ था। उसने सोचा अपनी बेकार जिंदगी सुधारने का सिर्फ ये एक ही है, आखिरी तरीका है एक डीमन को बुलाना। उसका यकीन था कि अगर वो किसी शैतान को समन करेगा तो वो उसके साथ कोई डील करेगा जिसमें डीमन उसे ताकत और दौलत देगा और बदले में कुछ छोटी सी चीज मांग लेगा, जैसे उसकी एक दुआ या थोड़ा वक्त। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शैतान के साथ डील कभी सीधी नहीं होती। जो लोग डीमन से मांगते हैं उन्हें हमेशा उसके बदले में कुछ ना कुछ बुरा देना पड़ता है, कभी अपनी रूह, कभी अपनी आजादी और कभी अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन उसने यह बात तब समझी जब आसमान से बिजली गिर गई और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। कुछ पल बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया जहां उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने सोचा उसका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ये क्या हो गया है उसके साथ। जब उसने शीशे में अपना फेस देखा तो वो होश में नहीं रहा। उसका फेस बिल्कुल बदल चुका था, जिसे देखकर वो पूरा शॉक में आ गया था। उसने आसमान में एक बड़ा सफेद पेड़ देखा और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब एक अजीब आत्मा ने उसको समन करने पर मुबारक दी और कहा कि वो उससे 3 विशेष मांग सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा गया और समझ गया कि उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये सब कोई सपना है, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा, हवा में तैरती हुई किताबें, उजाले से चमकती जमीन और आसमान में अजीब रंगों का नूर, तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम जगह नहीं है। तब उसे 3 विशेष थोड़ी कम लगी तो उसने अपनी पहली विश में ही 10 विशेष मांग ली। ये सुनकर वो डिमोनिक बुक अजीब सी मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि ये उसका असली बुलाने वाला नहीं है। फिर डीमन अपनी असली शक्ल में आ गया जब उसे पता चला कि जोचन के जिस्म में एक नई रूह आ गई है। अब जोचन दोनों तरफ से कंफ्यूज और डर के मारे पसीना पसीना हो गया जब उसने वो मॉन्स्टर देखा। मॉन्स्टर ने बताया कि उसने असली रूह को खा लिया था और अब उसके जिस्म को पूरी तरह अपना बनाना था। तब उस लड़के को समझ आया कि उसे गलत दुनिया में भेज दिया गया है। ये सुनते ही जोचन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की ताकि अपनी जान बचा सके। जैसे ही वो भागने लगता है, डीमन अपनी उंगलियां छुटकाता है और एकदम से उसके जिस्म को आग लगा देता है और उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ख्याल भी उसको नरक जैसी सजा देगा। उसकी चीखें सड़कों पे गूंजती हैं और डीमन सोचता है कि अब यह बकवास खत्म करने का वक्त है, क्योंकि यह लड़का सच में उतना ही बेचारा है जितना उसने सोचा था। तभी हमारा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड वाला हीरो एक आइडिया सोचता है। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं कहलाता, तुम्हारी दी हुई सजा ही मुझे अपना हिस्सा पूरा करने से रोक रही है। यानी अगर डीमन खुद अपनी सजा से मुझे रोक रहा है तो गलती मेरी नहीं उसकी है। एक इंसान को अपने साथ डील करते देख डीमन हैरान हो जाता है। फिर जोचन मुस्कुराता है, बोलता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो वो पहले ही उसके जिस्म पे कब्जा कर चुका होता। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि यह बस उसकी विल पावर का टेस्ट था और उसने खुद को काफी लायक साबित किया। उसकी ये बड़ी बड़ी बातें डीमन को हंसी छुड़ा देती हैं और वो कहता है कि ये पहला इंसान है जिसने शैतान के साथ डील करने का सोचा भी। तभी अचानक उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिलता है और डीमन मान जाता है कि अगर वो एक भी विश पूरी कर ले तो उसको एक नई शुरुआत देगा। लेकिन ये बदमाश अपनी पहली विश में ही 1000 और विशेष मांग लेता है। अब डीमन हंसकर उसे बोलता है, वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो वैसे भी मरने वाला है। कोई रास्ता न देखते हुए वो मजबूरन अपने नए बॉस को बोलता है कि डील पक्की है। वो अपनी रूह को दांव पे लगा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अगली सुबह वो आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और उसकी हालत ऐसी होती है जैसे वो सारी रात कुत्तों से लड़के आया हो। उसका नया बॉस डीमन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उसको छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि अब चुपचाप सह लेगा, क्योंकि अब तो वो वैसे भी गुलाम जैसा है। जब वो अपार्टमेंट में दाखिल होता है और देखता है कि पूरा घर टूटा फूटा है और घर खाली होता है, फिर अचानक उसको एक खून से लिखा हुआ कर्ज का नोट मिलता है और वो सोचता है कि उसके परिवार के साथ क्या बकवास चल रही है। तभी उसे पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई देती है और उसका सर एक मेटल बैट से ठोक दिया जाता है। जो आदमी अंदर आया था वो उस पर चिल्लाता है कि उसने उसके कॉल्स क्यों इग्नोर किए, लेकिन उस आदमी का साथी उसको कहता है कि लड़के को मारो मत। उसका दोस्त चेतावनी देता है कि यह लड़का खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक ऑरेकल यानी फ्यूचर का ज्ञान रखता है। कंफ्यूजन और गुस्से में जोचन उन आदमियों से पूछता है कि ये लोग हैं कौन। तभी एक गोल्डन हेयर्स वाला बांडा बड़े अदब से उसके सीने पे एक ब्रूटल किक मारता है और उससे पूछता है कि उसकी बेकार माँ कहाँ है।
फिर वो उस पे भड़कता है कि उसकी बेवकूफ़ माँ अपने इस निकम्मे बेटे के कर्जे चुकाने के लिए खुद को जला रही है, और वो उसको और उसकी माँ दोनों को कहता है कि तुम लोग सिर्फ ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हो। ये सुनते ही अचानक जो को अपने बचपन का वक्त याद आता है जब उसने अपनी माँ से कहा था कि वो अब लूजर नहीं रहना चाहता। उसने एक बुरा सपना देखा था जहाँ उसकी माँ इतना काम करती थी कि थक के मर जाती है, और वो दिल में डर रहा था कि शायद एक दिन ये सच न हो जाए। फिर उसने माँ से पूछा कि अगर वो ऑरेकल न बन सका तो क्या होगा तभी। उसकी माँ ने बस छोटे चैन को कहा कि चिंता बंद करो। उसके माँ ने कहा कि चाहे पूरी दुनिया डूब जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। अब वापस प्रेजेंट में वो पूरा जोश में आ जाता है और एकदम बिजली की तेजी से गोल्डन हेयर्स वाले के मुंह पे पंच मार देता है। जो ने एक जबरदस्त किक मारा, हवा हिल गई जैसे कोई धमाका हुआ हो और बदमाश एकदम उड़कर दूर जा गिरा। उसका पार्टनर चीख कर बोला, अरे रुक जा, उसे मार मत डाल, लेकिन देर हो चुकी थी। धूल उड़ती है और सब लोग देखते हैं कि उसका जिस्म हवा में से सीधा जमीन पर जा पटका। जब धूल छंटती है उसका चेहरा इतना बुरा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी भी उसे ठीक नहीं कर सकती। ये देखकर बाकी दो गूंस एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक ई रैंक लड़का इतना पावरफुल हो सकता है। उन्हें लगता है कि जो ने अभी के अभी कोई ब्रेक थ्रू कर लिया है, जैसे उसकी शक्ति बढ़ गई हो। जो उन्हें अपनी ठंडी और तेज नजर से देखता है और कहता है, अपने गंदे मुंह बंद करो। गूंस डिसाइड करते हैं कि इस छोटे को सबक सिखाना जरूरी है। एक गूंज जॉन से कहता है, चलो इसके पैर तोड़ते हैं ताकि समझ आए बड़े लोगों से पंगा लेना क्या होता है। जो समझ जाता है कि वो लोग उसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं और उसे एहसास होता है कि वो इनसे लेवल में नीचे है। जून अपनी लोहे की पाइप उठाकर ऊपर से पूरी ताकत से स्विंग करता है। जो उसे स्लो मोशन में देख लेता है जैसे वक्त रुक गया हो। वो एक हल्की सी जंप से साइड हो जाता है और अटैक मिस हो जाता है। फिर एक सेकंड में जो उसके पीछे आ जाता है और अपनी नी से उसके चेहरे पर एक हल्का सा टच देता है। वो जेंटल किक इतनी पावरफुल होती है कि पूरा आदमी हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। उसका पार्टनर पीछे से हमला करता है, सोचता है कि एक ई रैंक लड़का इतना एजाइल कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि जो उसे देख नहीं सकता, इसलिए रिब्स तोड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके अपने रिब्स टूट जाते हैं। जो ने एक राउंड हाउस किक मारा होता है जिससे वो हवा में घूमकर क्रैश हो जाता है। वो जमीन पर गिरकर सोचता है, ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ पैसे लेने आया था। वो डरे हुए टोन में कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ लिन्यू के कहने पर आया था। जो शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, अपने बॉस से कह देना कि उसका पैसा मिल जाएगा वक्त आने पर। अब मेरी जिंदगी से दूर रहना। वो दोनों गूंस उसके लफ्जों से कांपते हैं और जल्दी से भाग जाते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। फिर जो धीरे से कहता है, बॉस तुम यहाँ हो क्या? गोल्ड फिंगर यानी डीमन हैरान होता है कि एक आम लड़का उसकी प्रेजेंस महसूस कर गया। जो खुश होकर कहता है, बॉस अगर मैं आपकी पावर यूज करूं तो मुझे किसी से डर नहीं लगेगा। डीमन इरिटेट हो जाता है और कहता है, तुम जैसे इंसान को मेरी पावर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ये तुम्हें खत्म कर सकती है। जो हैरान होता है और पूछता है, फिर मैं अपनी विश कैसे पूरी करूंगा अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? गोल्डफिंगर कहता है, टेंशन मत लो, तुम रिवॉर्ड से स्ट्रांग बन जाओगे, पर अभी के लिए मेरी पावर भूल जाओ। जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है ये सुनकर। डीमन अंदर ही अंदर सोचता है, ये लड़का मेरी पावर को इतने अच्छे से कंट्रोल कैसे कर रहा था? क्या ये मेरा पुराना साथी हो सकता है? जो फिर पूछता है, बॉस अब मुझे अपनी सेकंड विश के साथ क्या करना चाहिए? डीमन बस कहता है, अभी के लिए सब भूल जाओ, जो चाहो वो करो। जो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उसे अब भी इस नए वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखना है और शायद ये नया बॉडी उतना यूजफुल नहीं जितना सोचा था। वो अपना फोन निकालता है ताकि देखे कि जो की लाइफ पहले कैसी थी। सबसे पहले उसे पता चलता है कि उसके फोन पर एक भी मैसेज या कॉल उसके फैमिली से नहीं आई थी। फिर अचानक से वो अपनी बहन का मैसेज देखता है और तुरंत ओपन करता है तो उसके हाथ थरथरा जाते हैं, क्योंकि जो लिखा होता है उसे देखकर वो बिल्कुल सांस लेना भूल जाता है। उसकी बहन ने लिखा होता है कि जल्दी आ जाओ भाई, माँ कोमा में चली गई है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो दिल में खौफ और बेचैनी लिए हॉस्पिटल के कमरे का डोर जोर से खोलता है। अंदर उसकी बहन चिंता में डूबी हुई कुर्सी पर झुकी होती है। उसे एक पल लगता है समझने में कि माहौल कितना अनकंफर्टेबल है, और उसे समझ आता है कि यह सब उसके पहले के रूड बिहेवियर की वजह से है जिसने अपनों को नेग्लेक्ट किया है। वो धीरे से चलकर माँ के बेड तक जाता है। वो औरत जो बेड पर पड़ी है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उसकी माँ है। उसकी हालत देखकर वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में माँ की एक बिल्कुल अलग तस्वीर होती है, एक जिंदा दिल और स्ट्रांग औरत। लेकिन अब वो बिल्कुल कमजोर और बेजान सी लग रही थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, क्या ये सब जो की वजह से हुआ? वो गिल्टी के साथ बहन से माफी मांगता है और पूछता है, माँ कैसी है? लेकिन बहन के फेस पर एक कड़वी मुस्कुराहट होती है। वो उसे गुस्से से बोलती है, अब कौन से लेम एक्सक्यूजेस दोगे? वो उसे उसके पुराने सब बहाने याद दिलाती है, ट्रेनिंग डीमंस और वो सब स्टूपिड वजह हैं। और अचानक बहन फट पड़ती है और चिल्लाती है कि तुम माँ से मिलने तक नहीं आए, और माँ जो तुम्हारे लोन्स चुकाने के चक्कर में अपनी जान तक दांव पे लगा चुकी है। वो चुप हो जाता है जब बहन बोलती है, माँ लगभग मर गई थी क्योंकि तुम्हारे कर्जों के पैसे चुकाने के बाद उनके पास हॉस्पिटल का बिल देने के पैसे तक नहीं बचे थे। बहन सब गुस्सा निकालकर शांत होती है और फिर उसके हाथ में एक कार्ड देती है, कहती है, इसमें 6 महीने के तुम्हारे खर्चे हैं, अब माँ का ख्याल वो खुद रखेंगे। वो पसीने से भीग जाता है। वो समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है, और बहन उसे ठंडे लहजे में बोलती है, जाओ तुम मेरे लिए मर चुके हो। हॉस्पिटल से बाहर गोल्डफिंगर उसके इमोशंस फील करता है और उसे पूछता है कि एक इंसान के अल्फाज तुम्हें इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? डीमन उसे कहता है, ये सब तुम्हारी मिस्टेक नहीं, लेकिन
उसे एक ऐसी लड़की या एक ऐसा लम्हा याद आता है जहां उसने भी वही गलती की थी, जैसे उसने किसी अपने को इग्नोर किया था, दुख दिया था या उनकी कदर नहीं की थी, बिल्कुल वैसे जैसे अब उसकी बहन उसे नाराज है। उसका बॉस हंस पड़ता है और कहता है, प्लान डिले मत करना, पर जो पूछता है, अगर मैं स्ट्रांग बन गया तो क्या ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? डीमन मुस्कुराता है और उसे कहता है, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर दम है। ये सुनकर जो के अंदर डिटर्मिनेशन भर जाता है, वो पूरी शिद्दत से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एक नाइट क्लब में कर्ज वसूल करने वाला बॉस अपनी सेक्रेटरी से कहता है, टीम को काम पर लगाओ, कस्टमर्स वेट नहीं करते। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है, सर, एक स्टूडेंट ने उनके 3 आदमी पीट दिए थे। बॉस का चेहरा बदल जाता है, उसे याद आता है कि उसके आदमी ने पेमेंट लेने की कोशिश डेडलाइन से पहले की थी और उसकी रेपुटेशन खराब कर दी। सेक्रेटरी कहता है, मैं उनको पनिशमेंट दे दूंगा, लेकिन फिर बोलता है, प्रॉब्लम यह है सर कि उस स्टूडेंट ने उन लोगों को हराया जो उससे लेवल में काफी ऊपर थे। बॉस का पूरा ध्यान अब उस स्टूडेंट पे चला जाता है। वो तुरंत रिपोर्ट पकड़ लेता है जिसमें जो का प्रोफाइल होता है। वो सोचता है कि ये लड़का उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है, क्योंकि कोई स्किल भी लेवल 2 से लेवल 3 को हराने के लिए काफी नहीं होती। आखिर में वो अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि उस लड़के पर नजर रखो। अगली सुबह जो अब दर्द में डूबा नहीं होता, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के रास्ते पर निकल चुका है। सुबह की जॉगिंग असल में उसके नए इरादे और बदलने की निशानी है। हमारा हीरो सुबह जॉगिंग कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंडली नेबर उसे सप्लीमेंट्स का एक अच्छा डील ऑफर करता है। लेकिन वो हंसते हुए कहता है, मैं बाद में आऊंगा अंकल। वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है, लगता है बेटा को गर्लफ्रेंड मिल गई है, तभी इतना एनर्जेटिक लग रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो ने पूरा टाइम अपने बॉडी को समझने और स्ट्रांग बनने में लगाया होता है, उसके साथ वो हर जगह से इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करता है। उसे मालूम पड़ता है कि जिन लोगों के पास पावर्स होती हैं उन्हें ऑरेकल्स कहा जाता है, और वो इसलिए कर्जे में डूब गया क्योंकि स्ट्रांग बनने के सप्लीमेंट्स कर्ज लेकर खरीदता है जो इतने महंगे हैं जैसे किडनी बेचनी पड़ जाए। वो नहीं जानता कि इन सप्लीमेंट्स की लिमिट क्या है, लेकिन कुछ दिन की ट्रेनिंग और थोड़े ड्रग्स से ही उसका बॉडी काफी मस्कुलर लगने लगता है। जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से कोई चीख कर बोलता है कि वो टीचर के कहने के बावजूद स्कूल लौटकर क्यों नहीं आया। ये सुनते ही जो को याद आता है कि वो उन सबको पूरी तरह भूल गया था। अगले दिन स्कूल में उसे पता चलता है कि यहाँ टोटल 6 रैंक्स होती हैं, ए से लेकर ई तक, और हर रैंक के टॉप लेवल तक पहुंचने के बाद ही अगले रैंक में जा सकते हैं, जो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इसी रीजन से दुनिया 5 लेयर्स में बनती है, जहाँ ई रैंक वाले और नॉर्मल लोग सबसे बाहर के लेयर में रहते हैं और डी रैंक वाले थोड़ा अंदर के जोन में। अपने आप को लोएस्ट टीयर समझकर जो डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो मिडिल लेयर्स में पहुंच सके। तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पे जोर से मार देता है और उसके तरफ हंस कर देखता है। उसका दोस्त मजाक में कहता है कि ये लड़का तो इतना वीक लग रहा है कि हम दोनों इसे आसानी से पीट सकते हैं। ये सुनकर जो के अंदर अजीब से फीलिंग आती है कि आज भी ऐसे बांडर टाइप लोग दुनिया में हैं। तभी टीचर क्लास में आता है और सब चुप हो जाते हैं। बाद में बाहर वो स्ट्रेचिंग करता है और सोचता है कि अभी तक उसकी स्कूल लाइफ काफी ठीक चल रही है। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। थोड़ी देर बाद बुगर गाय यानी क्लास का थोड़ा फनी सा लड़का ये देखकर शॉक में पड़ जाता है कि जो उनके क्लास के सबसे स्ट्रांग लड़के से लड़ रहा है, उसका दोस्त ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो पहले भी जो को लड़ते देखता रहा है। बुली गुस्से में बोलता है कि जो ज्यादा अक्कड़ दिखाने लगा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रिटन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। वो कहता है कि ऑरेकल की असली वैल्यू उसकी फिजिकल पावर से होती है और जो की लेवल 1 स्ट्रेंथ बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर जो का दोस्त बोलता है कि तू भी तो लेवल 1 का कचरा ही है। बुली गुस्से में आकर जोर से जो को पंच मार देता है। जो आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका रिस्ट घुमाकर पूछता है, क्या आप बोल चुके हो? बुली शॉक में पड़ जाता है कि ये लड़का उससे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया और सोचता है क्या जो पहले से लंबा भी हो गया है। फिर जो उसके अपने वर्ड्स उसे वापस देकर कहता है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है और प्यार से पूछता है, क्या मैं तेरा फेस तोड़ दूं? वो लड़का डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है, सोचता है कि अब तो मैं जरूर पिटने वाला हूँ। तभी कोच आता है और गुस्से में चिल्लाता है कि जो ने वापस क्लास में प्रॉब्लम शुरू कर दी है। कोच इरिटेट होकर कहता है, क्या तुम झगड़ा करने वापस आए हो? जो इनोसेंट फेस बनाता है और कहता है कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। बुली अपना हाथ छुड़ाकर उसे कहता है कि मुझे छोड़ दे। जब सब शांत हो जाते हैं तो कोच एक लास्ट वार्निंग देता है और सबको लाइन में लगने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद सब स्टूडेंट्स पुलअप बार के पास जमा हो जाते हैं और कोच जीजिया उन्हें मोटिवेट करने लगता है कि अगर टूर्नामेंट में अच्छे रिजल्ट्स आए तो स्कूल का नाम रोशन होगा और एलीट एकेडमीज के दरवाजे खुलेंगे। स्पीच के एंड में वो अपने मिरेकल सप्लीमेंट्स का प्रमोशन शुरू कर देता है जैसे कोई छोटा मोटा स्कैम बेच रहा हो। चैलेंज स्टार्ट होता है और बुली एक ही ट्राई में 50 पुलअप्स मार देता है। अब चैलेंज ऑफिशियली शुरू होता है। ये देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चेहरे पर बिल्कुल भी इंप्रेस होने जैसा एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने थोड़ा सार्कास्टिक अंदाज में बोला, ये टेस्ट तो किसी टिकटॉक चैलेंज जैसा लग रहा है, सीरियस एग्जाम जैसा नहीं लग रहा। तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। किसी ने उससे पूछा कि आर यू ओके, और वो आवाज जो की होती है। ये सुनते ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने उसे बताया कि वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि जो ने कई दिन से उसके मैसेजेस इग्नोर किए थे। जो ने तुरंत मुस्कुराते हुए बात कवर करने की कोशिश की और बोला, नहीं, वो बस थोड़ी क्यूरियस थी मेरे बारे में। लेकिन फिर उसने जेंटली उससे रीअश्योर किया कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ, मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
फिर टॉपिक बदलने के लिए उसने पूछा कि वो टीचर के सप्लीमेंट्स खरीदने से मना क्यों करता है, तो जो ने सीधा जवाब दिया क्योंकि मेन बिल्कुल ब्रोक हूँ, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। वो लड़की उससे वार्न करने लगी कि अगर उसने परचेज स्किप किया तो उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन वो उससे वार्न कर ही रही होती है। इतने में उसका नाम अनाउंस हो जाता है और जाने से पहले जो उसे गुड लक विश करता है। वो पुलअप बार के पास जाती है और 25 पुलअप्स के बाद फेल हो जाती है। तभी कोच उसका नाम देखता है और उसे याद आता है कि उसने 2 बॉटल्स खरीदी थी, तभी वो उसका स्कोर मैजिक से 35 लिख देता है। तब जो के दिमाग में एक लाइट बल्ब जला, यही वजह थी कि सब स्टूडेंट्स ने वो ओवर प्राइस बॉटल ली थी, वरना उन्हें फेल या एक्सपेल कर दिया जाता। अब फाइनली जो की टर्न आई। कोच ने उस पर नजर टिकाई, उसे अच्छी तरह पता था कि जो ने एक भी बॉटल नहीं खरीदी। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आई। उसने सोचा आज इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। तभी जो ने बार और रिस्ट गार्ड्स को ध्यान से देखा। पहली नजर में उसे सब नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जरूर कोई ट्रिक छुपी गई है। जैसे ही उसने बार को पकड़ा, उसकी आंखें शॉक से खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी अचानक हैवी हो गई है। तब समझ गया कि गार्ड्स के अंदर वाले क्रिस्टल्स वेट बढ़ा रहे हैं, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। उसने समझा कि उन क्रिस्टल्स की एक लिमिट होगी और वो लिमिट तोड़ते हुए पुशअप्स करते गया जैसे ये उसके लिए कुछ भी नहीं हो। बाकी स्टूडेंट्स उसकी तरफ हैरानी से देखे जा रहे थे कि जो लड़का सबसे वीक समझा जाता था वो उन सबसे आगे निकल गया। जब जो ने 100 रेप्स क्रॉस कर लिए, सब चिल्लाने लगे कि वो तो कम से कम सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा। जैसे ही जो ने बार छोड़ी, स्टूडेंट्स उसके आसपास भीड़ लगा के लगातार एक ही सवाल पूछने लगे, वो इतना कैसे कर पाया। कोच भी वहीं खड़ा रह गया, शॉक में जम गया। उसके दिमाग में ये डाउट घूम गया कि कहीं जो ने सीक्रेटली एनहांसर्स तो यूज नहीं किए। फिर उसके अंदर एक डर पैदा हुआ कि अगर स्टूडेंट्स को पता चल गया कि बिना उसके सप्लीमेंट्स के भी सक्सेस मिल सकती है तो उसका धंधा खत्म हो जाएगा। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो अपने दिमाग में जो के लिए एक गंदा प्लान सोच लेता है। फिर प्रिंसिपल अपने ऑफिस में फोन पे गुस्से में बात कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि सेकंड ईयर इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। वो आर्ग्यू करता है कि स्कूल ऑलरेडी अंडर फंडेड है और मुश्किल से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स से चलता है। दूसरी तरफ से आदमी कहता है कि सिस्टम अब सिर्फ इलीट ऑरिकल्स पर इन्वेस्ट कर रहा है। प्रिंसिपल गुस्से में फोन बंद कर देता है और वो अपना हाथ माथे पर रख लेता है। सोचता है कि अगर फंड्स नहीं मिले तो स्कूल बंद हो जाएगा। उसकी नज़र एक ग्लास केस में बंद ब्लैक क्रिस्टल पर पड़ती है और वो सोचने लगता है कि कैसे स्कूल को बचाया जा सकता है। उसके थॉट्स तब रुक जाते हैं जब बाहर से कोच जीजी की आवाज़ आती है। कोच अंदर आता है और एक पेपर डेस्क पर रख देता है, ये कहकर कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इलीट ऑरिकल्स बनेंगे। प्रिंसिपल पेपर देखता है और शॉक्ड होता है। सब स्टूडेंट्स हार्डली फर्स्ट ईयर के हैं, लेकिन कोच उन्हें बहुत टैलेंटेड कह रहा है। फिर कोच बोलता है कि एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो बिल्कुल अनफिट है ऑरिकल बनने के लिए। प्रिंसिपल तुरंत इंटरेस्ट दिखाता है और पूछता है कौन। दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और उसके साथ डीमन चल रहा होता है। तभी जादुई किताब उससे पूछती है कि उसने इस बार क्या छुपाया है, लेकिन जो चुप रहता है बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के देखते हुए। जो अब प्रिंसिपल ऑफिस के डोर के बाहर खड़ा होता है और सोचता है कि हेडमास्टर कितना स्ट्रिक्ट है और उम्मीद करता है कि कुछ बुरा ना हो। जैसे ही वो डोर का हैंडल पकड़ता है तो अचानक उसके सामने आग के शोले फूट जाते हैं। डीमन अपनी ताकत दिखाता है और लड़का शॉक में रह जाता है और ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे ही शोले जो पर फूटते ही वो चिल्लाता है और उसकी बॉडी जल रही होती है। वो हेल्पलेस फील करता है। दर्द और फियर उसके हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। व्यूअर्स को भी ये मोमेंट काफी टेरिफाइंग लगता है। तभी उसे प्रिंसिपल बोलता है कि अब टाइम वेस्ट मत करो और सीधा अंदर आओ। जो अंदर जाता है और पोलाइटली पूछता है कि हेडमास्टर ने क्यों बुलाया है। प्रिंसिपल रिकॉर्ड देखता है और पूछता है स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ऑरिकल बनने के लिए क्या चाहिए है। ये सुनते ही जो ने वेट किए बिना तुरंत जवाब दे देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसे सजेस्ट करता है कि ऑरिकल बनने के लिए सिर्फ टैलेंट या स्किल नहीं बल्कि रिसोर्सेज भी जरूरी हैं। मतलब अभी भी टाइम है कि वो अपने आप को बचाए, वरना फ्यूचर में ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। जो का चेहरा वाइट हो जाता है। प्रिंसिपल उसे समझाता है कि ऑरिकल डेवलप करना बहुत महंगा है और इंसिस्ट करता है कि जो एक गरीब लड़का है जो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। फिर प्रिंसिपल डिसाइड करता है जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली या स्किल वाइज स्ट्रांग नहीं है उनको ऑरिकल प्रोग्राम से निकाल देना चाहिए ताकि रिसोर्सेज वेस्ट न हो। ये सुनकर जो को सिचुएशन समझने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ डीमन अपने थॉट्स और प्लान्स के बारे में सोच रहा है होता है। जो को अब रियलाइज होता है कि क्रिस्टल ही वो ऑब्जेक्ट है जो शायद ऑरिकल बनने या किसी पावर को अनलॉक करने के लिए जरूरी है। फिर साथ ही डीमन उसे कहता है क्रिस्टल को ग्रैब करो। जो फिर जादुई किताब से क्वाइटली कहता है वो खुद क्रिस्टल ले ले, लेकिन डीमन उसे रिमाइंड करवाता है कि सिस्टम या रूल्स के हिसाब से किसी और का एक्शन भी जरूरी है। जो रुकता है और सोचता है कि मिड सिटी जोन में एंटर करना जरूरी है क्योंकि वहां वो एक्सपेल नहीं हो सकेगा। तब उसे याद आता है कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट E2 लेवल से आगे नहीं गया। जो डीमन से पूछता है कि क्या वो रिवॉर्ड डिसाइड कर सकता है, क्योंकि जो अपनी प्लानिंग और कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है। तभी डीमन को समझ आ जाता है जो क्या प्लान कर रहा है। जो उसे डिक्लेयर करता है कि उसे बैरो पावर स्किल चाहिए, मतलब ये स्किल बहुत रेयर और पावरफुल होती है। तभी गोल्डफिंगर शाउट करता है कि उसकी ये चॉइस डेंजरस है, लेकिन जो स्टिल रिस्क लेने के लिए रेडी है ताकि वो एक्सपेल ना हो जाए। अब जो धीरे से लेकिन पूरी हिम्मत के साथ बोलता है कि अगर वो स्कूल से एक्सपेल हो गया तो डीमन की विश कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए वो डिमांड करता है कि कर्स्ड बुक उस पर भरोसा करे। डीमन थोड़ा घबरा जाता है, पर जो की आंखों में जो कॉन्फिडेंस है उससे लगता है कि वो मजाक नहीं कर रहा होता।
गोल्डफिंगर बहुत मुश्किल से अग्री करता है और कहता है जो भी होगा अब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तभी अचानक ग्लोइंग पैनल जो से ये कंफर्म करती है कि क्या वो बोरो पावर स्किल लेना चाहता है। तब जो बिना हेजिटेशन के हाँ कर देता है, मतलब वो पूरी तरह रेडी होता है रिस्क लेने के लिए। जब जो अपनी नई पावर एक्सेप्ट करता है तभी प्रिंसिपल उसकी सोच तोड़ देता है। वो गुस्से में उससे पूछता है कि क्या उसने कोई फाइनल बात कहनी है। तब जो फर्मली कहता है प्रिंसिपल पहले लेवल चेक करे फिर डिसाइड करे। प्रिंसिपल थोड़ा थका हुआ सा हेडशेक करता है, जैसे कह रहा हो ये लड़का समझता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि जो का लेवल चेक कर सके। कॉन्टैक्ट पर प्रिंसिपल नोटिस करता है जो की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड से ज्यादा है, लेकिन स्कूल में स्टे करने के लिए इनफ नहीं है। जो आइज क्लोज करता है और रियलाइज करता है ये लास्ट चांस है और डेस्परेटली स्टार एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। उस मोमेंट जो अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके बॉडी से एक प्योर ऑरा निकलने लगता है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग लाइट या पावर वेव उसके अंदर से बाहर आ रही हो। उसका चेहरा सीरियस होता है और लगता है कि वो अपनी लिमिट तोड़ रहा है। प्रिंसिपल शॉक हो जाता है। इवन डीमन भी सरप्राइज्ड होता है। वो सोचता है ये कैसे हो गया, उसकी पावर तो मेरी दी हुई एनर्जी से भी ज्यादा है। प्रिंसिपल एकदम पीछे हट जाता है शॉक में। उसके चेहरे पे कंफ्यूजन और डिसबिलीफ होता है। वो समझ नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ। जो की पावर देखकर उसका दिमाग हिल जाता है, जैसे उसने कुछ असंभव देख लिया हो। प्रिंसिपल के दिमाग में एकदम से क्लिक होता है और वो समझ जाता है कि जो ने अभी अभी ब्रेक थ्रू कर लिया है, मतलब उसने अपना लेवल तोड़कर 4th लेवल तक रीच कर लिया है, जो चीज उसके स्कूल में कभी किसी स्टूडेंट ने नहीं की थी। ये देखकर प्रिंसिपल थोड़ा पैनिक होता है पर फिर खुद को संभालता है। फिर प्रिंसिपल अपनी सीरियस टोन बदल देता है और जो को बुलाता है कह उससे स्कूल के अपकमिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर जो सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हेडमास्टर के टोन सडनली इतनी फ्रेंडली कैसे हो गए। जब सिचुएशन थोड़ी क्लियर होती है तो जो को समझ आता है कि प्रिंसिपल शायद उसे यूज करना चाहता है ताकि स्कूल का नाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने अच्छा दिख सके। उसी लम्हे प्रिंसिपल खुद मान लेता है कि स्कूल के हालात खराब हैं और उसने यूजलेस स्टूडेंट्स को निकालने का प्लान बनाया था। फिर वो जो से माफी मांगता है कि उसने उसे भी उस मैस में फंसा दिया था। उसके बाद प्रिंसिपल उसे फुल स्कॉलरशिप देने का वादा करता है और हर वीक उसे 6 बॉटल सप्लीमेंट्स देने का भी कहता है। फिर प्रिंसिपल सबको क्लियर कह देता है कि अब जो को स्कूल को रिप्रेजेंट करना ही होगा, क्योंकि एकेडमी का फ्यूचर अब उस पर डिपेंड करता है। ये बात सुनकर जो को प्रिंसिपल की डेस्परेशन समझ आती है और वो अपना चांस लेते हुए पूछता है कि क्या वो शेल्फ पर रखा ब्लैक क्रिस्टल ले सकता है। प्रिंसिपल उसे एक्सप्लेन करता है कि वो ब्लैक स्टार क्रिस्टल से बना हुआ है जो ओल्ड प्रिंसिपल लेकर आए थे और ये स्कूल के फेथ और ऑनर का सिंबल है। फिर उसने थोड़ी देर सोचकर कहा कि अगर स्कूल ही बंद हो गया तो सिंबल का क्या फायदा, और क्रिस्टल देने के लिए मान गया। जो ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि वो पूरी जान लगा देगा और टूर्नामेंट जीतकर दिखाएगा। प्रिंसिपल ने तब टॉपिक बदलते हुए उससे पूछा कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया है। जो ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बोला कि वो तो बस अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा था, मतलब अब तक उसने अपनी असली पावर दिखाई ही नहीं थी। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा शॉक हो जाता है, जैसे उसका गला रुक गया हो। वो सोचता है कि अपनी पावर लेवल छुपाना तो एक अल्टीमेट प्रो गेमर मूव है। फिर वो जल्दी से उससे वादा करता है कि ये बात किसी को नहीं बताएगा, ये बात दोनों के बीच एक सीक्रेट ही रहेगा। तभी एक फीमेल टीचर रूम में आती है और प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो जो को एलीट क्लास तक ले जाए। थोड़ी देर बाद वो टीचर बताने लगी कि पूरा 2nd फ्लोर सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स के लिए है। फिर उसने कैजुअली पूछा कि जो का प्रिंसिपल से क्या रिश्ता है, पर जो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी कोच जीजी फुल स्पीड में आया और बोला कि उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी डिसीजन बदलने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे लगता है प्रिंसिपल जो को निकाल चुका है और वो उसे बचाने आया है। फीमेल टीचर ने उसकी बात काट दी और कहा कि जो एक्सपेल नहीं हो रहा बल्कि एलीट क्लास में शिफ्ट हो रहा है। उसने ये भी बताया कि प्रिंसिपल अब उससे मिलना चाहता है और ये सुनकर कोच का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। रात को जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आता है और बेड पर गिरते हुए बोलता है कि एक गरीब लड़का इतने कम टाइम में लेवल 4 कैसे रीच करे। डीमन ने उसे तुरंत याद दिलाया कि उसे अपना मिशन भूलना नहीं है। गोल्डफिंगर जो को वार्न करता है कि उसकी पावर हमेशा इंसानों को बेवकूफ नहीं बना सकती। जो ये बात समझ गया था, फिर भी वो सोचता है कि अब तो उसे फ्री सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं और एक्सपेल होने से भी बच गया है, तो जिंदगी अभी कुछ बुरी नहीं लग रही, मतलब अभी तक सब ठीक चल रहा है। जब उसने फोन देखा तो तब उसे समझ आई कि असली प्रॉब्लम तो अभी भी है, वो है कर्ज का पहाड़। उसने सोचा जल्दी से पैसा कमाने का प्लान बनाना होगा। अगले दिन स्कूल में जो पहले से ज्यादा उदास दिख रहा था। वो चारों तरफ देखता है तो जगह पुरानी और धूल से भरी हुई लगती है और कहता है ये कैसी खराब जगह है। फिर अचानक कोई उसका नाम लेता है। डोर से एक आदमी हाथ हिलाता हुआ उसे बुलाता है। वो आदमी उसे मुस्कुराते हुए कहता है इधर आओ। वहां दोनों के बीच बात शुरू होती है। वो आदमी जो से माफी मांगता है, बोलता है कि उसे पहले ही मिल लेना चाहिए था, पर वो हमेशा अपनी क्लास ड्यूटीज में इतना बिजी रहता है कि टाइम नहीं मिल पाया। मतलब वो जो से पहली बार मिलकर थोड़ा फ्रेंडली अंदाज में बात करता है। उसने अपना नाम टीचर जंग बताया और जो ने तुरंत उससे पूछा क्या सच में यहाँ सिर्फ एक ही टीचर है। जांग ने हल्का सा सर खुजाकर कहा कि स्कूल की हालत अच्छी नहीं चल रही और एडवांस्ड क्लास में सिर्फ वही टीचर असाइन है। उसने कहा कि वो लोग अंदर के एरिया में ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए बाहर के हॉल्स में धूल जम गई है। जब उन्होंने डोर खोला तब टीचर ने उसे कहा टेंशन मत लो, फैसिलिटीज अभी भी बेस्ट हैं, और उसे वादा किया कि वो उसे कभी बोर नहीं होने देगा। जो अंदर आते ही बस खामोशी से देखते रहता है। उसकी आंखों में हैरानी होती है। अंदर का सीन बाहर से बिल्कुल अलग लगता है, जैसे किसी वर्ल्ड क्लास जिम का इंटीरियर हो। उसका टीचर जांग उससे समझाता है कि यहाँ सब स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो उन सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवा देता है। लेकिन जो को ऐसे लगता है जैसे वो किसी 5 स्टार फिटनेस क्लब में आ गया हो। यहाँ सब स्टूडेंट्स एनर्जी से भरे हुए होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ अजीब से नजर से देखते हैं, जैसे कुछ सोच रहे हों।
टीचर सबको बुलाता है और कहता है कि नए स्टूडेंट से मिल लो। तब जो पोलाइटली सबको नमस्ते करता है और रिस्पेक्ट से उनसे पेश आता है ताकि उन पे उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। तभी पीछे से एक रेड हेयर वाला लड़का बदतमीजी करता है। वो अपने हाथ को फोल्ड करके मुस्कुराता है और जो का मजाक उड़ाकर कहता है कि एक्टिंग बंद करो और मान लो तुम यहाँ अपनी पावर से नहीं बल्कि किसी रेफरेंस से आए हो। ये सुनते ही टीचर तुरंत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को डांटता है, कहता है जो सिर्फ अपनी स्किल के दम पर ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वो लड़का जिसका नेम विनहाउ है वो बात नहीं मानता और उसकी आंखें तेज हो जाती हैं जैसे किसी शिकार को देख रहा हो, और वो जो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुन के बाकी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद कोई युद्ध होने वाला है और सब गॉसिप करने लगते हैं। एक ब्राउन हेयर वाला लड़का पीछे से पूछता है क्या हो रहा है, तो एक पिंक हेयर वाली लड़की बताती है कि फाइट होने वाली है। ये सुनकर लड़का और इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है ये नया ट्रांसफर होने वाला स्टूडेंट कौन है। टीचर जो को कहता है कि चैलेंज एक्सेप्ट मत कर ले, लेकिन जो बिना सोचे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जो बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है कि उसे फाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक शर्त है, लीथल फोर्स मतलब मार देने वाली या जानलेवा पावर यूज नहीं होगी, यानी दोनों सिर्फ प्रैक्टिस फाइट करेंगे बिना किसी को सीरियस चोट पहुंचाए। उस वक्त स्कूल ऑफिस में प्रिंसिपल गुस्से से फट पड़ता है। वो चीख कर पूछता है क्या नया लड़का आते ही लड़ाई झगड़े शुरू कर गया है। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो ने सच में क्लास ज्वाइन करते ही फाइट एक्सेप्ट कर ली। टीचर प्रिंसिपल को फोन पे समझाता है कि जो ने विनहाउ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। फाइट के सीन में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों के बॉडीज से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रही है। प्रिंसिपल ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर फिर सोचता है शायद वो लड़का अपना लेवल चेक करना चाहता है, इसलिए वो उसे युद्ध की परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी साइड पर रेडी खड़े होते हैं। टीचर रूल्स समझाता है। पहला रूल, कोई आउटसाइड हेल्प नहीं करेगा और दोनों को सेम स्टार लेवल पर कम्पीट करना होगा। वेनहाउ को यकीन नहीं होता कि जो भी ई रैंक ऑरेकल है, मतलब उसके जैसा ही लेवल का स्टूडेंट है। टीचर दोनों को समझाता है और रूल्स बताता है कि फाइट के दौरान किसी भी वाइटल पॉइंट यानी बॉडी के नाजुक हिस्सों पर अटैक करना बिल्कुल मना है, मतलब फाइट फेयर और सेफ होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। टीचर याद दिलाता है कि लीथल फोर्स बिल्कुल अलाउड नहीं और जो हारेगा वो बदला नहीं ले सकता। एक क्लीन हिट या सरेंडर से मैच खत्म होगा। टीचर हाथ हिलाकर सिग्नल देता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। विनहाउ बिना टाइम वेस्ट किए अटैक के लिए चार्ज करता है और सीधा जो के गले पर निशाना बनाता है। जो बिल्कुल भी नहीं घबराता और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कंप्लीटली कंफ्यूज कर देता है। वो फिर से अटैक करता है और समझ जाता है कि ये लड़का सच में पावरफुल है। विनहाउ एक के बाद एक अटैक करता है, पर जो हर बार उसके वार से बच जाता है। विनहाउ गुस्सा हो जाता है और अचानक स्पीड बढ़ाकर किक मारने की कोशिश करता है। उसका पैर हवा में मुड़ता है और वो अपना स्पेशल अटैक जो सबसे पावरफुल होता है, जिसे विंड हुक किक कहते हैं, वो जो पर यूज करता है। जो तुरंत अपने हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, मतलब उसने वेनहाउ का किक रोक लिया। रेड हेयर लड़का यानी वेनहाउ मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अब मैच खत्म हो गया है, मतलब वो समझता है कि अब जो हार चुका है और वो जीत गया है। लेकिन इसी पोजीशन में जो अचानक एक तेज किक उसके गले की तरफ मार देता है। वो लड़का तुरंत संभलने की कोशिश करता है और हैरान होकर सोचता है ये बंदा मार्शल आर्ट्स कैसे जानता है। गिरने से पहले वो अपने आप को संभालता है और सोचता है अब सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है अपना फेस बचाना। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, जो शांति से उसकी नाक पर बंद मुट्ठी से एक हल्का टैप करता है और हल्की सी मुस्कान के साथ जो पूछता है क्या इसका मतलब ये जीत गया। वेनहाउ वहीं हैरानी में जम जाता है। मैदान में खड़े सब लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं जब तक टीचर जोंग ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता कि विनर कौन है। वेनहाउ यकीन नहीं कर पाता कि वो वाकई हार गया है। सब लोग मैच के रिजल्ट से शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमारा लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं जो सोचता है मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ सीख लिया और फिर वेनहाउ से पूछता है उसे अब कोई कंप्लेन तो नहीं। मैच देखकर कोच को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वेनहाउ एक एलीट स्टूडेंट है जिसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है और फिर भी वो हार गया एक ऐसे लड़के से जो अभी एलीट क्लास में प्रमोट हुआ है। कोच सोचता है कि इस लड़के में कुछ खास हिडन टैलेंट है, इसी वजह से प्रिंसिपल ने कहा था उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दो। अचानक प्रिंसिपल खुद आता है और हमारे लड़के को मुबारकबाद देता है और कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पिंक बालों वाली लड़की ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और पीले बालों वाला लड़का कहता है हमें अपनी टीम में ऐसे बंदे की जरूरत है जैसे जो है। प्रिंसिपल उससे पूछता है क्या तुम्हें एलीट क्लास पसंद है, तो वो कहता है स्टूडेंट्स ज्यादा ओवर एक्साइटेड हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं। प्रिंसिपल कहता है तुम आदत डाल लोगे क्योंकि स्ट्रांग लोग हमेशा सबका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। फिर प्रिंसिपल उससे कहता है अपना ध्यान ट्रेनिंग पर रखो, स्कूल तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। ये सुनकर जो सोचता है प्रिंसिपल अब उस पर भरोसा करने लगा है। तब जो पूछता है क्या आप जानते हैं कोई ऐसा तरीका जिससे स्टूडेंट्स जल्दी पैसा कमा सकें। प्रिंसिपल कहता है अभी ट्रेनिंग पे फोकस रखो ताकि आगे चल के ज्यादा पैसा कमा सको, और अगर तुम्हारे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो स्कूल मदद करेगा। जो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और सोचता है अब उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले लम्हे जब वो जिम में ट्रेनिंग कर रहा होता है तो याद करता है कि स्कूल में स्टूडेंट लोन्स के खिलाफ सख्त रूल्स हैं, इसलिए उसे संभल कर चलना होगा। वो सोचता है पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका सीखना पड़ेगा। तभी पीले बालों वाला लड़का सामने आता है और मैच के लिए उसकी तारीफ करता है। जो उससे पूछता है तुम कौन हो, तो वो जो से पूछता है तुम कौन हो।
तब लड़की कहती है शेन बदतमीजी मत करो फिर, और वो जो से माफी मांगती है कि कभी कभी वो थोड़ा इरिटेट करता है। फिर अपना नाम बताती है कि मैं सू हूँ और ये परेशानी वाला बंदा शेन है। वो कहती है हम दोनों तुम्हारे सीनियर हैं और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। शेन कहता है अब से हम एक टीम हैं और मैं टीम लीडर हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर वो पूछता है कि तुमने वेनहाउ के अगेंस्ट जो कॉम्बैट टेक्निक यूज की वो क्या थी, लेकिन जो कहता है उसे ऐसे टेक्निक्स के बारे में कुछ पता नहीं। लीडर हैरान हो जाता है जब जो कहता है कि वो मूव सिर्फ रिफ्लेक्स था। वो कहता है वेनहाउ को जब ये पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगा, और सू कहती है मैं उसे समझा दूंगी। सू समझाती है कि कॉम्बैट टेक्निक्स स्पेशल सुपर मूव्स होती हैं जो स्क्रोल्स या मेमोरी स्टोन्स से सीखी जाती हैं, और जितना ज्यादा मास्टरी होती है उतनी ही स्ट्रांग बनती है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और स्ट्रांग फाइटर्स इन्हें मिलाकर अपना फाइटिंग स्टाइल बनाते हैं। शेन कहता है वेनहाउ ने मैच में डी रैंक कॉम्बैट टेक्निक यूज की थी जिसका नाम था हुक विंड किक। ये सुनकर जो सोचता है इसलिए वो उस किक को प्रॉपर्ली ब्लॉक नहीं कर पाया था, और अगर ऐसे टेक्निक्स उसके पास होती तो चांसेस और ज्यादा होते। वो पूछता है क्या ये रेयर होती है। लीडर समझाता है इनकी रैरिटी रैंक पर डिपेंड करती है। स्कूल बेसिक टेक्निक्स सिखाता है लेकिन पावरफुल टेक्निक्स सिर्फ दो तरह से मिलती है, या तो कोई खरीदता है या कोई शेयर करता है, लेकिन ये बहुत महंगी होती है। आज के टाइम में एक सिंपल डी रैंक टेक्निक भी 500,000 के आसपास होती है। फिर दोनों शो ऑफ करते हुए कहते हैं कि उनके पास अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स हैं, अगर चाहे तो दिखाएंगे। जो सोचता है ये दोनों तो बहुत अमीर लगते हैं जिनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट कुछ भी नहीं। तब अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये दोनों से पूछा जाए कि क्विक पैसा कमाने के रास्ते क्या हैं। तो वो उनसे पूछता है क्या कोई फास्ट वे है पैसा कमाने का, लेकिन साथ ही वो कहता है वो कोई इलीगल काम नहीं करेगा जैसे कि बैंक लूटना। जो कि बात सुन के शेन गंजो को एक मशवरा देता है। वो उसे कहता है अगर तुझे पैसा जल्दी चाहिए तो तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट। मतलब गन उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां लोग तेजी से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो जगह सेफ नहीं होती, वहां इलीगल काम, ब्लैक मार्केट डील्स और डेंजरस लोग रहते हैं। लेकिन सू तुरंत मना करती है और उसे कहती है ऐसी बकवास मत करो। गन कहता है उसने सुना है वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्कूल ने स्टूडेंट्स को उस एरिया में जाने से मना किया हुआ है। उसके बाद लीडर पूछता है हमारे लड़के से कि उसे टेक्निक के लिए कितने पैसे चाहिए, तो वो कहता है लगभग 300,000। तब वो दोनों तुरंत अपने अकाउंट्स चेक करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल कंगाल हैं। इसी दौरान हमारा लड़का सोचता है कि चाहे जो हो जाए वो स्कूल के बाद ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट जाके देखेगा, क्योंकि उसे अभी पैसा जरूरत से ज्यादा चाहिए। फिर वो मैप्स का यूज करके उस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है और सोचता है कि ये तो उसके घर के काफी करीब है। अब उसके कपड़ों से कोई नहीं समझ सकता कि वो स्टूडेंट है, क्योंकि उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती। वो एक बॉस टाइप आदमी से पूछता है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके हिसाब से आउटर जोन में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स नहीं होते और उसका पावर लेवल लेवल 4 ऑरेकल के बराबर है, इसलिए उसे लगता है कि वो यहाँ के लोगों को आसानी से हैंडल कर लेगा। वो सोचता है अगर सिचुएशन खराब हुई तो कम से कम वो सेफ भाग तो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे लगता है कि ये एरिया सच में छोड़ा हुआ है और सोचता है क्या यही मिरेकल जोन है। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ हल्के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो फुटप्रिंट्स उसे एक हिडन सीक्रेट पाथवे की तरफ ले जाते हैं। आखिर वो मिरेकल जोन F पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो उस पाथवे से गुजरता है। मिरेकल जोन के अंदर वो देखता है कि हर तरफ गंदगी और इलीगल काम चल रहे हैं। वो सोचता है कि कोई भी इस जगह के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई कानून नहीं है और पैसा कमाने के लिए कोई भी चीज की जा सकती है। ये सब देखकर उसके दिल में एक उम्मीद की छोटी सी रोशनी जगती है कि शायद वो यहाँ से अपना कर्जा चुका सके। अचानक वो उन गूंज से कहता है जो उसे पीछे से फॉलो कर रहे थे कि कब तक उसका पीछा करते रहोगे। उनमें से एक गूंज कहता है कि उसके सिक्स्थ सेंस बहुत शार्प है। वो तो प्लान बना रहा था कि जब ये बिल्कुल केयरलेस हो जाए तब अटैक करेगा, लेकिन अब सब बदल गया है और वो सबके सामने पीटेगा। वो कहता है उसने ऐसे लड़के पहले भी देखे हैं, अमीर घर के बच्चे जो रूप बदलकर ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट आते हैं और फिर उनके शिकार बन जाते हैं। जो सोचता है ये बंदा बिल्कुल इडियट है, क्योंकि मैं खुद तो बिल्कुल कंगाल हूँ। गून कहता है कि वो एक ऑरेकल है, इसलिए अगर उसने भागने की कोशिश करेगा तो कोई फायदा नहीं। बेहतर यही है कि अपने पॉकेट खाली करे, वरना जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर हमारा लड़का कहता है कि तुम लोग तो बड़े बदतमीज हो, और एक ही स्ट्राइक में वो गूंज के लीडर को बेहोश कर देता है। बाकी दोनों गून गुस्से से पागल हो जाते हैं कि उनका लीडर इतनी आसानी से कैसे गिर गया। तभी अचानक दोनों एक साथ उस पर झट से दौड़ते हैं पीछे से वार करने के लिए, लेकिन अचानक कुछ लकड़ी के क्रेट्स दोनों पर गिरते हैं। इसी दौरान एक मिस्टीरियस लड़की तुरंत आके हमारे लड़के का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो लड़की उसे लेकर एक हिडन सेफ प्लेस तक पहुंचती है, जो उसका शुक्रिया करता है, लेकिन असल में ये उसके लिए बहुत हैरानी की बात होती है, क्योंकि दो गूंज को हराने के बाद वो उनसे सवाल करने वाला था कि वो दोनों किस काम में इन्वॉल्व हैं। अब लड़की ऐसे एक्ट करती है जैसे वो जो को पहले से जानती हो और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन तुरंत वो पैनिक हो जाती है। उसे याद आता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है। जो उससे पूछता है क्या वो असल में उसे जानती है, लेकिन वो टॉपिक बदल देती है और कहती है कि उसने बस उसका नाम उसके कॉलर पर पढ़ा। जो अपना नेम टैग नोटिस करता है उसे भी अभी ही पता चलता है कि उसका नेम कॉलर पर लिखा हुआ है। तब वो तुरंत उस टैग को रिमूव कर देता है।
वो सोचता है ये अच्छा है कि लड़की उसे नहीं जानती और उसका शुक्रिया भी अदा करता है। दूसरी तरफ लड़की खुद भी खुश होती है कि उसने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं की। वो लड़की उसे एडवाइस देती है कि अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह छुपाए क्योंकि ये एरिया बहुत डेंजरस है, और कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी, लेकिन जो मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पैसा कमाने आया है। जो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से वॉक अवे करे क्योंकि अगर लड़की को पता चल गया कि वो स्टूडेंट है तो वो बहुत चिंता में आ जाएगा। फिर जब जो चला जाता है, लड़की सोचती है कि वो डेफिनेटली जानती है कि वो कौन है, और सोचती है कि एक स्टूडेंट मिरेकल जोन में क्या कर रहा है। जब उसने जो कुछ हुआ उसे स्ट्रेंज फीलिंग आई, लगता है कि वो ऑलरेडी ऑरेकल बन गया है। इसी दौरान जो एक मास्क खरीदता है ताकि उसकी आइडेंटिटी लीक ना हो। वो सोचता है कि अभी तक उसने पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। अचानक एक स्ट्रेंजर उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो यहाँ का लोकल टूर गाइड है। वो कहता है कि वो जो के सारे सवालों का जवाब दे सकता है। ये सुनकर जो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है क्या वो जानता है कोई ऐसी जगह जहाँ वो क्विक पैसा कमा सकता है। ये सुन के गाइड बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे एक और पार्टिसिपेंट मिल गया है। फिर वो उसे प्राउडली कहता है कि उसे फॉलो करे। गाइड जो को एक फाइटिंग अरीना ले जाता है। जो पूछता है क्या ये अंडरग्राउंड फाइट क्लब है। गाइड कहता है बिल्कुल सही, और यही फास्ट कैश कमाने का मोस्ट एफिशिएंट तरीका है। गाइड एक्सप्लेन करता है कि आज विनर को प्राइज मनी मिलेगा और साथ ही बेट का पैसा भी। ऑरेकल्स भी फाइट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये मैचेस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं। जो ऑनगोइंग फाइट देखकर सोचता है कि डेफिनेटली उसके पास जीतने का चांस है। गाइड उससे पूछता है क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहता है क्योंकि वो उसके लिए बेटिंग चिप्स अरेंज कर सके। जो कहता है कि वो प्राइज मनी के लिए अपना चांस जरूर लेगा। फिर अचानक वही मिस्टीरियस लड़की फाइट क्लब में एंटर करती है और जो को ढूंढने लगती है। वो देखती है जो रिंग के अंदर खड़ा है और सोचती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वहाँ एक अगली गाय जो के सामने बड़ा एरोगेंट एक्ट करता है और उससे कहता है क्या वो पावरफुल फाइटर है, लेकिन जो एक ही स्ट्राइक में उसे नॉकआउट कर देता है। क्राउड सोचता है ये बोरिंग है क्योंकि हर फाइटर सिंगल पंच में गिर रहा है। जो सोचता है कि इसे जल्दी खत्म करना चाहिए, और वो अगले 2 फाइटर्स को भी तुरंत हैंडल कर लेता है। क्राउड और स्टाफ फाइट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लब बॉस भी शॉक में है क्योंकि उसने सोचा था जो वीक लगता है। लैकी कहता है कि अब सब फाइटर्स फॉरफिट कर चुके हैं और कस्टमर्स रिफंड मांग रहे हैं, सोचते हैं कि मैचेस प्लान्ड है। बॉस तुरंत उसे कहता है कि स्पेशल मैच अरेंज करो क्योंकि वो नहीं चाहता जो सब प्राइज मनी लेके चला जाए। जबकि जो अपना लास्ट ओपोनेंट भी डिफीट कर देता है और पूछता है क्या अब वो प्राइज मनी ले सकता है। अनाउंसर कहता है कि क्राउड बहुत एक्साइटेड है इसलिए उन्होंने स्पेशल मैच अरेंज किया है। जो सोचता है कि ये लोग शायद कैश प्राइस कभी ना दें, मतलब वो रियलाइज करता है कि बॉस और स्टाफ सिर्फ उसे मुश्किल में डालने के लिए ये मैच अरेंज कर रहे हैं। लैकीज मतलब छोटे हेल्पर्स या सबॉर्डिनेट्स जो यूजुअली बॉस या पावरफुल पर्सन के लिए काम करते हैं, वो एक ट्रॉली लेकर आते हैं जिसमें एक मॉन्स्टर बंधा हुआ होता है। फिर अनाउंसर कहता है कि स्पेशल मैच इस निफलन मॉन्स्टर के साथ होगा, और जो उसे देखकर जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता है। कुछ लोग मॉन्स्टर को ट्रॉली से एक रिंग में अनबकल करते हैं और वो ग्राउंड पर डेड बॉडी की तरह गिरता है। फिर तुरंत वो लोग रिंग से बाहर जाते हैं और रिंग को लॉक कर देते हैं। जो वहां खड़ा सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, तभी अचानक मॉन्स्टर जैसे सोया हुआ जाग जाता है और उसके चेहरे पर बहुत ही मेनेसिंग लुक होता है, मतलब वो काफी डेंजरस लगता है। दूसरी तरफ क्राउड में एक मोटा बंदा अपनी लड़की को कंफर्ट देता है कि वो इजीली मॉन्स्टर को एक पंच में हरा देगा, लेकिन असल में उसे देखकर वो खुद भी ऑलमोस्ट डर जाता है। मिस्ट्री लड़की सोचती है कि ये चीज यानी मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया। वो जानती है कि जो अकेला इस मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकता, और वो लड़की अपनी एबिलिटीज से उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन इससे उसकी आइडेंटिटी खुल जाएगी और प्लान लीक हो जाएगा। मीनवाइल जो सोचता है कि बदकिस्मती है कि उसका बॉस यहाँ नहीं है और उसे डेफिनेटली मुश्किल होगी मॉन्स्टर को हराने में। जब वो मॉन्स्टर की आंखों में देखता है तो उसे लगता है जैसे वो शिकार है और मॉन्स्टर हंटर उसकी सिक्स्थ सेंस चिल्ला रही होती है कि वो तुरंत भाग जाए क्योंकि ये चीज उसके लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। तभी अचानक मॉन्स्टर जो की तरफ दौड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो जल्दी रिएक्ट करके अटैक से बच जाता है। अगर उसने ये नहीं किया होता तो वो मर ही जाता। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे सीरियस होना पड़ेगा। मॉन्स्टर उसे कॉर्नर में पुश करता है। ये देखकर जो डिसाइड करता है कि इसे जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। फिर वो स्ट्रेंथ बोरो करता है अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, और वो मॉन्स्टर को सीधा ग्राउंड पे पंच करता है। मॉन्स्टर वहां पड़ा होता है और जो सोचता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन मॉन्स्टर अचानक फिर अटैक करता है, लेकिन जो उस अटैक से भी मुश्किल से बच जाता है। जो हैरान है कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मॉन्स्टर पे काम नहीं कर रहा, और वो जल्दी से दूर हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि क्लोजअप में फाइट करके वो मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। फिर मैदान में डैशिंग करते हुए यानी जो और मॉन्स्टर तेजी से इधर उधर मूव करते हैं। जो मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा होता और देख रहा होता कि कोई ऐसी चीज हो जो उसे फाइट में हेल्प करे, अचानक वो मॉन्स्टर का पंजा तोड़ देता है और इसे नाइफ की तरह यूज करके मॉन्स्टर के नेक पे कट मारता है। लेकिन कट इतना डीप नहीं होता कि उससे मॉन्स्टर मर जाए, लेकिन अब जो समझ जाता है कि अब वो मॉन्स्टर को एक और अटैक से हरा सकता है। ये सोचकर जो दोबारा अटैक करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर स्टीम छोड़ता है ताकि जो को कंफ्यूज करे और अटैक से बच सके। मॉन्स्टर इस फॉग को डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करता है और उस पर अलग अलग साइड से अटैक करता है। जो फॉग के अंदर कुछ भी नहीं देख सकता, और मॉन्स्टर ये चांस उसे डैमेज देने के लिए यूज करता है क्योंकि वो डरता है कि अगर जो एक भी मूव करेगा तो वो मर जाएगा। तब तुरंत ही हमारे हीरो को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर टाइम पूरा हो गया तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस उसे स्टीम को रोकना ही था। फिर वो डिसाइड करता है कि अपने सारे सेंसेस का यूज करके मॉन्स्टर का लोकेशन कंफर्म करेगा और उसे फाइनली मार डालेगा। वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन से फोकस करता है और तुरंत मॉन्स्टर का एग्जैक्ट लोकेशन उसके माइंड में लॉक हो जाता है।
उसके बाद वो मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लेता है और उसे एक क्लीन कट से काट देता है, यहाँ तक कि मॉन्स्टर को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। अब हमारे हीरो को एक परफेक्ट मौका मिलता है, ये वही चांस था जिसका वो इंतजार कर रहा था। अब उसके पास चांस है कि वो अपना फाइनल अटैक करे और मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन अफसोस, वक्त खत्म हो जाता है और उसका दिल दर्द से भर जाता है। इसी समय मॉन्स्टर उससे ये मौका छीन लेता है। जैसे ही हमारे हीरो का ध्यान टाइम खत्म होने पर जाता है, मॉन्स्टर तुरंत मौका पकड़ता है और उसका हथियार छीन लेता है, मतलब उसे बिल्कुल बेहथियार कर देता है और अब अपनी टंग से लीथल अटैक करता है। लेकिन हमारा हीरो अभी भी गिव अप नहीं करता। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लिमिट से भी आगे जाएगा। फिर वो और स्ट्रेंथ बोरो करता है और मॉन्स्टर की टंग को पकड़ लेता है। उसके बाद उसे हवा में स्विंग करता है और मॉन्स्टर के दोनों जॉज को पकड़ लेता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर को तोड़ता है और फाइनली मार देता है। इस बीच ऑफिशियल्स जो कैमरास से देख रहे होते हैं समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। बॉस घबराकर पूछता है क्या नया लड़का फाइनली गिर गया, लेकिन उसका चेहरा जल्दी ही पेल हो जाता है ये सुनने के बाद कि मॉन्स्टर टूट चुका है। मैदान के अंदर एक सफेद बालों वाली लड़की खड़ी होती है जो आंखें फाड़कर जो को देखती रहती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो ने ये सब कैसे कर दिखाया, मतलब उसके लिए ये सीन इतना शॉकिंग था कि वो बस वहीं खामोश रह जाती है। दूसरी तरफ जो अभी भी मॉन्स्टर के सिर को पकड़े हुए होता है और कैमरा की तरफ घूरता है, मतलब उसकी नजर इतनी तीखी और भारी होती है कि लगता है जैसे वो कैमरा के उस पार बैठे लोगों को भी महसूस कर रहा हो। मॉनिटरिंग रूम में बैठे ऑफिशियल्स का पसीना छूट जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो सीधा उन्हें घूर रहा हो और उसकी वो डेथ स्टेयर उनके अंदर तक डर भर देता है। बॉस पैनिक हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने इस फाइटर मॉन्स्टर को लाने में इतना पैसा खर्च किया और लड़का इसे इजीली क्रश कर रहा है। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करते हुए वो जो को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है स्टाफ के साथ रिवॉर्ड लेने चलो। थोड़ी देर बाद बैक स्टेज पर एक ब्रीफ केस जिसमें कैश रखा होता है जो कि सामने आता है और ऑफिशियल उसे बताता है कि टोटल अमाउंट लगभग $500,000 है। फिर जो उस ब्रीफ केस को लेने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस अचानक उसे बंद कर देता है और चालाक अंदाज में कहता है कि डील अब बदल गई है। अब या तो जो परमानेंट फाइटर बनेगा तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, वरना अगर वो मना करेगा तो उसे सिर्फ चौथा हिस्सा मिलेगा। मतलब बॉस उसे धोखा देकर मजबूर करना चाहता है। डील सुनते ही हमारा हीरो आंखें तंग कर गुस्से से बॉस की तरफ देखता है और ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में कहता है कि अपनी बात दोबारा कहो। मतलब वो वार्निंग दे रहा होता है कि अगर बॉस ने दोबारा ये शर्त रिपीट की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर बॉस गुस्से में फट पड़ता है और चिल्लाता है कि बाकी सब कंटेस्टेंट्स तो उस फाइट के बाद भाग गए और उसका महंगा वॉरियर तो सीधा सिर काटने वाली बीमारी से मर गया। मतलब वो मजाक उड़ाते हुए जो पर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसने उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर जो गुस्से से कहता है ये तो हमारी असली डील ही नहीं थी, असली डील को तुम बदल नहीं सकते। वो बॉस को याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि अगर रिंग में ओपोनेंट मर भी जाए तो फाइटर जिम्मेदार नहीं होगा। फिर वो सीधा पूछता है क्या यही कंडीशन अग्री नहीं हुई थी। जो कि अंदर से निकली एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि बॉस के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। वो डर जाता है। उसके बॉडी से निकली एक खौफनाक एनर्जी हवा में भर जाती है और वो ठंडे लहजे में कहता है पूरा पैसा दो वरना नतीजा बुरा होगा। ये सुनकर बॉस घबरा जाता है और तुरंत बंदूक निकालकर उस पर निशाना लगाता है, लेकिन जो एक पल के लिए भी नहीं हिलता। वो एक ही मूव में गन तोड़ देता है और उस आदमी की उंगली मोड़कर तोड़ देता है जो उस पर निशाना लगा रहा था। बॉस दर्द से चीखता है और अपने लोगों को चिल्लाता है कि इस लड़के को गोली से उड़ा दो। उसके आदमी फौरन अपनी गन्स निकालकर फायर करने को रेडी हो जाते हैं। जो बस एक गहरी सांस लेता है और वो इरिटेट हो रहा होता है, जैसे कह रहा हो ये सब बकवास खत्म करो। बाहर सफेद बालों वाली लड़की एकदम टेंशन में आ जाती है क्योंकि अंदर से गन फायर की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी विंडो तोड़कर बाहर उड़ता हुआ गिरता है जैसे खाली सोडा कैन। जो लोग नीचे खड़े होते हैं वो शौक में उस आदमी को देखते हैं और सोचने लगते हैं क्या यहाँ कोई मूवी शूट हो रही है। सफेद बालों वाली लड़की तुरंत समझ जाती है कि ये सब हंगामा जो का ही काम है। अंदर हमारा हीरो बिना डरे बॉडीगार्ड्स को धुआं बना रहा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास गन्स हैं। एक टकला गुंडा अपनी बंदूक उठाकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसका सिर पकड़ता है और सीधा उसका सर दीवार के अंदर दे मारता है। वो कैश का ब्रीफकेस उठाता है और बाहर की तरफ दौड़ता है, जबकि गुंडे ऊपर से चिल्लाते हैं उसे पकड़ो, उसे मत जाने दो, लेकिन वो भाग निकलता है। रास्ते में दौड़ते हुए जो को लगता है कि उसकी बॉडी अब धीरे धीरे स्लो हो रही है और स्टेमिना खत्म हो रहा है। उसके जख्म भी उसकी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। अचानक कोई हाथ उसके हुडी को पकड़कर उसे एक तंग सी गली में खींच लेता है। वही लड़की उसके मुंह पर हाथ रखती है ताकि गुंडे उसे देख ना सकें और दोनों चुप रहते हैं। जब सब शांत हो जाता है तो लड़की कहती है अब तुम सेफ हो, और जो उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो पहले मिला था। लड़की उसे कहती है अपनी ताकत बचाओ और ये भी बताती है कि उसे एक सीक्रेट एस्केप रूट पता है। वो उसे एक टनल तक ले जाती है और कहती है अगर अब नहीं भागे तो ये लोग पूरा एरिया बंद कर देंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। जब जो कुछ बोलने लगता है तो लड़की उसे बीच में रोककर कहती है ज्यादा मत बोलो, बस भाग जाओ। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो उसका शुक्रिया करता है। फिर वो टनल के अंदर दौड़ जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। जब वो चला जाता है तो लड़की अपने कम्युनिकेटर पे कॉल करती है, जहां दूसरी तरफ कोई गुस्से में पूछता है कि तू कहाँ गायब थी। वो कहती है चुप कर और दादा से बात लगाओ, मुझे एक जरूरी रिपोर्ट देनी है। दूसरी तरफ जो मुश्किल से अपने अपार्टमेंट तक पहुंचता है और अंदर आते ही जमीन पर गिर जाता है। वो सांस लेने की कोशिश करता है। उसका सीना तेज चल रहा होता है। उसका जिस्म बिल्कुल थक गया होता है। जब उसका जिस्म अपनी आखिरी ताकत भी जला देता है तो वो बेहोश हो जाता है और सपने में अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ रोता हुआ कहती है कि उसने झूठ बोला था, वो ठीक नहीं हुई थी। असल में उसके पास सिर्फ कुछ साल बचे हैं।
वो कहती है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को बड़ा होता देखे उसके बच्चों से मिले और थोड़ा और वक्त साथ बिता सके। फिर वो माफ़ी मांगती है कि उसके पास ताकत नहीं थी और कहती है कि वो अपने बेटे से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। सपने में माँ से बातें करते हुए आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, जैसे वो खुद से पूछ रहा हो, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? फिर अचानक हमारा हीरो रियलिटी में लौट आता है। उसकी आंखें झट से खुल जाती हैं। वो अपने आप को संभालता है और खिड़की के बाहर चमकता हुआ सूरज देखता है। वो धीरे से बैठता है, तब उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जोचन के घर के अंदर ही है। तब एक गहरी सांस के साथ उसके दिल से राहत का एहसास निकलता है। कम से कम वो जिंदा तो है और सेफ जगह है। तभी एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, तू फाइनली जाग गया। और वो थोड़ा घबरा जाता है। वो पूछता है कि डीमन तुम कुछ दिनों से कहाँ था? लेकिन वो जादुई किताब कोई बहाना बना के कहती है कि काम में बिजी थी। फिर वो सवाल उलटा कर देता है, तू क्या कर रहा था जो 2 दिन तक बेहोश पड़ा रहा? उसके जवाब मिलने से पहले ही डीमन खुद समझ जाता है कि वो अंडरग्राउंड अरीना में घुस गया होगा और अपनी एनर्जी ज्यादा जला दी और एक मॉन्स्टर से टकरा गया था। गोल्डफिंगर जोर से चिल्लाता है, पागल हो गया है क्या? इतनी रिस्की हरकत क्यों की? हीरो मुस्कुराता है पर वो छुप नहीं सकता। डीमन उसे वार्न करता है, तेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं तुझे दूसरी बार वापस ला सकूं। अपनी जिंदगी की कीमत समझ, ये तेरा दूसरा मौका है। ये सुनकर जो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, थैंक्स मेरे पीछे नजर रखने के लिए। गोल्डफिंगर का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उससे कहता है, जो मॉन्स्टर तुमसे लड़ा था वो इस दुनिया का नहीं लगता। ये सुनकर जो को उस लड़की की याद आती है जो उसने उस श्रापित जगह में देखी थी, पर वो ख्याल झटक देता है। उसका फोकस अभी सिर्फ लेवल अप पे होता है। तभी उसे उसका कल रात वाला रिवॉर्ड याद आता है। वो तुरंत ब्रीफकेस खोलता है और अंदर के नए क्रिस्प नोट्स देखता है। डीमन उसका मजाक उड़ाता है कि तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ पैसों के लिए। जो हंसते हुए कहता है, कम से कम अब टूर्नामेंट तक मुझे अपने कर्ज की चिंता तो नहीं होगी। फिर वो अपनी चोट को देखता है और कहता है, मुझे ये इंजरी ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि उसे फिर स्कूल वापस भी जाना है। और वो सिर हिलाते हुए बोलता है, उफ वफ, हॉस्पिटल, बैंक और क्लासेस सब एक ही दिन में। तभी वो हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करता है और कहता है, जख्म जल्दी भर जाएगा, बस इसे साफ रखना। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है, तुम ऑरेकल हो क्या? वो कहता है, हाँ। ये सुनते ही डॉक्टर तुरंत अपना मोड बदलता है और उसे मेंबरशिप प्लान बेचने लगता है। जो गुस्सा होकर कहता है, बस नॉर्मल मेडिसिन दो। वो सुकून से खुद से कहता है, अच्छा हुआ जो मॉन्स्टर की जुबान जहरीली नहीं थी। डॉक्टर उसे ऑइंटमेंट बॉटल देता है, लेकिन जैसे ही जो उसे पकड़ता है वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है, ये बॉटल चमक क्यों रही है? डॉक्टर कहता है, अरे भाई, ये तो नॉर्मल कंटेनर है। लेकिन जो को क्लियरली दिख रहा होता है कि वो बॉटल ही उसके हाथ में चमक रही है। वो मानता नहीं। डॉक्टर फिर से उसे हॉस्पिटल का मेंबरशिप प्लान लेने को कहता है, जिसमें काउंसलिंग सेशंस यानी दिमाग के स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए बातें करने वाली थेरेपी भी होती है। लेकिन जो उसे इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए वो महसूस करता है कि आसपास एक अजीब सी एनर्जी फ्लो कर रही है। वो अपना हाथ आगे करता है। उसकी उंगलियों से रोशनी निकलती है। तब उसे समझ आता है ये स्टार एनर्जी है। उसे अपनी अंडरग्राउंड फाइट याद आती है और वो सोचता है कि शायद उस युद्ध की वजह से उसके अंदर छुपी हुई कोई नई पावर एक्टिवेट हो गई है। फिर वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि अगर मैं अब स्टार एनर्जी महसूस कर सकता हूँ तो मैं इसे और ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है जिसके पास से ग्रीन कलर की पावर लाइट निकल रही होती है, जो उसके सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। जब वो आदमी चला जाता है, जो फिर से उस तरफ देखता है और पसीने में भीग जाता है कि इस आदमी की स्टार एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल की है। तभी वो हरे बालों वाला आदमी रुकता है, कुछ महसूस करता है, क्या किसी ने मुझे स्कैन किया, पर फिर कंधे ऊंचा कर चला जाता है। फिर उसके कम्युनिकेटर से आवाज आती है, एलियन स्टार को तुरंत ढूंढो, समझे? ग्रीन बालों वाला बी बाय आदमी कम्युनिकेटर में बोलता है कि शांत रहो, मैं कुछ दिन के लिए इस देश में ही रहने वाला हूँ। उसके सामने वाली आवाज उसे याद दिलाती है कि बॉस की फ्यूचर प्रिडिक्शन ने एलियन स्टार को एक बॉस टियर खतरा बताया है, इसलिए उस पर हर वक्त नजर रखनी जरूरी है। अपने सनग्लासेस उतारते हुए वो आदमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि बॉस हद से ज्यादा चिंता करता है। फिर वो कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि अगर एलियन स्टार वाकई उनका दुश्मन हुआ तो वो बिना हिचकिचाए उसे कुचल देगा। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल हमारे हीरो को डांट रहा होता है कि वो ना क्लास में आता है ना उसका फोन उठाता है। जो सॉरी बोलता है और कहता है कि वो कुछ पर्सनल काम में फंस गया था। प्रिंसिपल का अंदाज थोड़ा नरम पड़ जाता है और वो अब गुस्सा कम और फिक्र ज्यादा दिखाता है। फिर पूछता है, क्या बात टूर्नामेंट से रिलेटेड है? वो बूढ़ा प्रिंसिपल सर हिलाकर कहता है कि उसे जो पर पूरा भरोसा है टूर्नामेंट के लिए, लेकिन पूछता है अगर वो किसी मुश्किल में है तो क्या स्कूल उसकी मदद कर सकता है। वो उसे याद दिलाता है कि स्कूल का सबसे बड़ा मकसद है एलीट ऑरेकल्स को सपोर्ट करना। जो मुस्कुराता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं टूर्नामेंट में पूरी मेहनत लगा दूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल चैन की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद शेन और सू भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। शेन याद करता है कि जो ने पहले एक कॉम्बैट टेक्निक के बारे में बोला था। फिर वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है। वो एक क्रेडिट कार्ड निकालकर बताता है कि उन्होंने मिलकर 3 लाख जमा किए हैं ताकि जो उसे अपनी टेक्निक के लिए यूज कर सके और वो बाद में चाहे तो पैसा वापस कर दे। ये सुनकर जो हैरान रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि इन दोनों ने उसकी बात को इतना सीरियसली लिया है। फिर वो उनका शुक्रिया अदा करता है और उन्हें बताता है कि अब उसने अपना प्लान बदल लिया है और वो अब उस टेक्निक को लेने का नहीं सोचा है। इतने में वेनहाउ आ जाता है। वेनहाउ थोड़ा शर्मा हुआ लगता है और माफी के तौर पर 50,000 ऑफर करता है अपने पहले के रूड बिहेवियर के लिए। जो उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन सू फौरन उससे सवाल पूछने लगती है, जैसे कि वो देखना चाहती हो कि उसके पीछे कोई छुपी हुई चाल तो नहीं है। वेनहाउ सच बोल देता है कि उसने पहले जो को अगली कहा था और अब वो उसके लिए सॉरी कहना चाहता है। अब वो चाहता है कि सब दोस्त बन जाएं।
सू हल्की आवाज में जो से पूछती है कि क्या हमें इसे ग्रुप में लाना चाहिए, तो जो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। सू वेन हाउ से पूछती है कि क्या उसे चौथा मेंबर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो कहता है रैंकिंग मैटर नहीं करती, लेकिन फिर मजाक में उसे ऑर्डर देता है कि एक बॉटल पानी ले आ। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जबकि जो मुस्कुरा के सोचता है कि अब उसके पास अच्छे दोस्त हैं। सीन आगे बढ़ता है, वो ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा होता है और सोचता है कि ऑरिकल्स फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उनकी एब्जॉर्प्शन स्पीड बहुत स्लो है। ट्रेनिंग गियर लगाने के बावजूद ज्यादा एनर्जी लीक हो जाती है, और जो सोचता है कि शायद इसी वजह से बहुत लोग लेवल 1 से आगे नहीं बढ़ पाते। वो डिसाइड करता है कि उसे कोई नया और इफेक्टिव तरीका ढूंढना होगा। तभी शेन एक आइडिया देता है कि डुअल मैच ट्राई करते हैं, ये सोलो ट्रेनिंग से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये सुनकर जो के दिमाग में एक थॉट आता है कि सच में उसने अपनी न्यू एबिलिटी भी फाइट के टाइम पे ही हासिल की थी। वो शेन को ऑर्डर देता है कि सबको बुला लो। कुछ मिनट बाद शेन और सू दोनों मिलकर उस पर कंबाइंड अटैक करते हैं और वो उनका हर मूव डिफेंड कर लेता है। ट्रेनिंग खत्म होने पर वो उन्हें रेस्ट करने का कहता है और बताता है कि वो 1 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सू कहती है कि उसे लगा था वो मजाक कर रहा है जब उसने आपस में मैच का बोला था, लेकिन शेन कहता है कि ये ट्रेनिंग मेथड सच में पावरफुल है। फिर वो वेन हाउ की तरफ देखता है और कहता है अब तेरी बारी है। वेन हाउ कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। ग्रुप को देखकर जो कंफर्म करता है कि उसका थ्योरी सही था, सबका एनर्जी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ रही है और सब अब पहले से तेज लेवल अप करेंगे। अब वो खुद के लिए सोचता है कि उसकी नेचुरली हाई एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होने की वजह से वो टेस्ट को और आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में सप्लीमेंट्स को डाइल्यूटेड बनाया जाता है ताकि वो सेफ रहें, लेकिन जिनके पास कम एब्जॉर्प्शन होती है उनके लिए वो काम नहीं करते। लेकिन बोरो पावर स्किल 100 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर कोई उसे बिना कंट्रोल के एब्जॉर्ब करे तो उसका बॉडी लिटरली फट जाएगा। लेकिन अगर वो उस पावर के फ्लो को कंट्रोल कर ले और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करे तो शायद वो बहुत तेजी से लेवल अप कर सकता है, जैसे किसी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया हो। ये सोचकर जो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और तुरंत उसके आसपास से एक जबरदस्त रोशनी की लहर निकलती है जो हवा को हिलाने लगती है। एनर्जी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद भी थोड़ा सा हिल जाता है। फिर उसे समझ आता है कि ये स्किल एक बार में 2 लेवल्स बूस्ट करने की पावर रखती है। वो अपने आप को टाइट करता है और एनर्जी को कंट्रोल करके अपने अंदर खींचता है ताकि वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। जब एनर्जी अंदर जाती है तो उसका पूरा जिस्म लॉक हो जाता है। हर मसल पेन में चिल्लाता है जैसे वो एक माउंटेन का प्रेशर ले रहा हो। अपनी सारी हिम्मत जोड़कर वो कंसंट्रेट करता है और महसूस करता है कि एनर्जी उसके अंदर तेजी से भर रही है, लेकिन फिर वो पैनिक होता है जैसे उसकी बॉडी अब फटने वाली हो। और फिर कोई ऑप्शन ना देखते हुए वो अपना हाथ ऊपर करता है और एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है। तुरंत एक जबरदस्त धमाके जैसी वेव निकलती है जो हवा को तोड़ती हुई दूर तक चली जाती है। उसके दोस्त शॉक में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं मान पाते कि जो ने इतनी डेंजरस पावर रिलीज की है। तभी गोल्डफिंगर वहां आ जाता है क्योंकि उसे ये एनर्जी डिस्टर्बेंस महसूस होती है। वो सीन देखकर जम जाता है और जो पसीने से भीगा हुआ कामली बोलता है कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। डीमन हैरान हो जाता है और खुद से कहता है क्या ये लड़का सच में ये कर गया। फिर वो सोचता है क्या ये वही इंसान है जिसका इंतजार मैं कब से कर रहा था, और वो बॉस से पूछता है कि क्या उसने कुछ कहा। बॉस बात बदल देता है और कहता है मुझे बस इतनी खुशी है कि तुम जिंदा हो। थोड़ी देर बाद कोच दौड़कर आता है और पूछता है क्या हुआ, तो सू तुरंत बोलती है कि ये सब जो ने किया। कोच स्टार एनर्जी की मात्रा देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत अपने असिस्टेंट को मेजरमेंट डिवाइस लाने के लिए कहता है, और जब डिवाइस से चेक करते हैं तो सबको पता चलता है कि जो अब लेवल 3 ऑरेकल बन चुका है। पहले तो कोच को यकीन नहीं होता, मगर फिर वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ भागता है ये खबर देने के लिए, क्योंकि स्कूल में ऐसा लेवल 3 ऑरेकल कई सालों बाद मिला है। इधर सू उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी लेवल अप कैसे किया, तो वो कहता है ये सब उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट है, और सोचता है कि अगली बार वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स प्राइवेटली करेगा ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। ये सुनकर तीनों फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग और इंटेंस कर देते हैं। दूसरी तरफ जो बॉस से पूछता है कि इस बार उसने उस पर गुस्सा क्यों नहीं किया। बॉस मुस्कुराता है और कहता है कि अब तो मैं आदत डाल चुका हूँ। गोल्डफिंगर उसे एनकरेज करता है कि अगर वो चाहे तो अपनी फुल पावर यूज करे ताकि जल्दी स्ट्रांग बन सके, क्योंकि उसे जो की स्ट्रेंथ चाहिए होती है। पर जो कहता है टेंशन मत ले, उसने ऑलरेडी बहुत सारी स्टार एनर्जी स्टोर कर ली है और जैसे ही वो नए पावर लेवल में स्टेबल होगा वो एक और लेवल अप करेगा। ये सुनकर बॉस बिल्कुल चुप हो जाता है। टाइम तेजी से गुजरता है और कंपटीशन का वक्त आ जाता है, और हमारा हीरो बिना रुके ट्रेनिंग करता रहता है जैसे कोई मशीन हो, और आखिर वो कंपटीशन वाला दिन आ ही जाता है। पूरा ग्रुप एक्साइटमेंट में वेन्यू के अंदर एंट्री लेता है। सू खुशी से कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ तक पहुंच गई है, और कहती है कि उसकी माँ उस पर प्राउड करती। शेन थोड़ा नॉलेज झटक कर बोलता है कि इस साल सबसे बड़ा क्राउड आया है। तब वेन हाउ उसे थोड़ा टीज करता है और पूछता है कि क्या वो लेवल 4 ब्रैकेट के लिए रेडी है। शेन थोड़ा इरिटेट होता है क्योंकि वो लेवल अप नहीं कर पाया, लेकिन जो बस स्माइल करता है। उसके दिमाग में प्रिंसिपल की बात घूमती है कि पूरी कोशिश करना, और अगर सिचुएशन ज्यादा खतरनाक हो तो बस फॉरफिट कर देना, क्योंकि जीने में कोई शर्म नहीं है, हर बार लड़ाई जरूरी नहीं। और वैसे भी लेवल 3 और 4 का अरीना यानी मैदान अलग है। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं ताकि अपने अपने मैच के लिए रेडी हो सकें। इधर प्रिंसिपल और कोच वीआईपी एरिया में आते हैं। दोनों बच्चों की तरह एक्साइटेड लगते हैं। कोच कहता है ये वही लग्जरी मोमेंट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और अब सब कुछ पॉसिबल हो गया है क्योंकि आज हमारा स्कूल फाइनली लेवल 4 ब्रैकेट में एक फाइटर भेज रहा है। और तभी प्रिंसिपल वैंग अचानक वहां अपीयर होता है।
प्रिंसिपल वांग मुस्कुराते हुए जो कि प्रिंसिपल को बधाई देता है कि सिर्फ कुछ महीनों में उसने 2 हाई लेवल स्टूडेंट्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन प्रिंसिपल नम्रता से कहता है कि ये सब उसका काम नहीं था बल्कि स्टूडेंट्स की मेहनत थी। वो बस उनकी जरूरत पूरी करता रहा और साथ ही वो वैंग का भी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने कंपटीशन के बारे में जरूरी जानकारी दी थी। वैंग बताता है कि रिफॉर्मेशन के बाद सरकार ने फैसला किया है कि जो स्कूल्स जीतेंगे उन्हें ग्रांट्स मिलेंगी और इसी वजह से इस साल कंपटीशन का लेवल और मुश्किल होगा। अचानक एक घमंडी आदमी कहता है कि कोई जाहिल यानी एक गांव का आदमी जबरदस्ती वीआईपी लाउंज में घुस आया है और सबको परेशान कर रहा है। प्रिंसिपल जवाब देने लगता है लेकिन वैंग उसे रोक देता है और कहता है कि उनसे पंगा मत लेना क्योंकि ये सब वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने पहले ये टूर्नामेंट जीता हुआ है। प्रिंसिपल कहता है कि वो सब बातें पुरानी हो गई हैं, अब कोई नहीं जानता कि इस दफा का विनर कौन होगा। तभी सफेद बालों वाला आदमी टॉन्ट करता है कि इस सीन को अच्छे से देख लो और एंजॉय करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी बार है जब तुम ऐसी जगह पर आए हो। कोच थोड़ा परेशान होकर प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या स्टूडेंट्स इतने हाई लेवल कंपटीशन के लिए तैयार हैं क्योंकि उनका ये पहला एक्सपीरियंस है। वैंग मुस्कुराकर कोच से पूछता है कि उसे अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या लगता है। कोच फक्र से कहता है कि सब टैलेंटेड हैं और जो तो एक प्रोडिजी है जो किसी भी जीनियस से ज्यादा गिफ्टेड है। प्रिंसिपल कहता है कि हमें बस उन पर यकीन रखना चाहिए, बाकी वो खुद अपना आप साबित करेंगे। ऑडियंस में जो कि क्लास भी उसके लिए चीयर कर रही होती है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव बहुत एक्साइटेड है पर अंदर से थोड़ा नर्वस भी क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगह आई है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अब वो यहाँ उसके लिए चीयर कर रही थी। एक हफ्ते पहले स्कूल में उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि जो एकेडमी का नया राइजिंग स्टार बन गया है और अब शायद उससे मिलना मुश्किल होगा। वो सोचती है कि अब जो लोअर क्लास के लोगों से मिलना पसंद नहीं करेगा। ये सोचकर वो इतनी परेशान होती है कि गिरने वाली होती है। तभी हमारा हीरो टाइम पर आकर उसे संभाल लेता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो उसका शुक्रिया कहती है। फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो कहता है कि उसने उसे देखा तो मिलने आ गया। वो कन्फेस करती है कि उसे लगा कि अब वो एलीट बन गया है और लोअर क्लास के लोगों से नहीं मिलता। जो मुस्कुराता है और कहता है दोस्ती तो हमेशा के लिए होती है, कुछ भी हो असली दोस्त कभी नहीं बदलते। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि जो बिल्कुल नहीं बदला और वो पक्का टूर्नामेंट जीत सकता है। तभी अनाउंसर लाउड स्पीकर पे कहता है कि कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आने वाले हैं। तभी सीआर एक्साइटेड हो जाती है जब देखती है कि हमारे हीरो जो दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ स्टेज पे वॉक कर रहा होता है। अनाउंसर कहता है कि वो सबका स्वागत करता है इस साल के एक्सचेंज कंपटीशन में और ये इवेंट होस्ट करेंगे वो खुद और उनकी पार्टनर लिलियन। जब लिलियन का नाम लिया जाता है तो पूरा क्राउड पागल हो जाता है क्योंकि वो कंट्री की सबसे मशहूर आइडल्स में से एक है। लिलियन स्माइल करके कहती है कि आज वो एक ऑर्डिनरी अनाउंसर है, असली स्टार्स तो ये कंटेस्टेंट्स हैं जो यहाँ कम्पीट करने आए हैं। अनाउंसर रूल्स समझाता है कि 12 अकेडमीज से टोटल 48 कंटेस्टेंट्स हैं, 16 लेवल 4 ब्रैकेट में और बाकी 32 लेवल 3 ब्रैकेट में। हॉल सिर्फ लेवल 4 के लिए रिजर्व्ड है और फाइनल रैंकिंग्स दोनों ब्रैकेट्स के स्कोर मिलाकर बनेंगी। कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के सामने फाइट करेंगे। हर मैच का विनर आगे बढ़ेगा और दूसरे विनर से टकराएगा जब तक सिर्फ एक बचा ना रहे। टाइम लिमिट 30 मिनट्स की होगी और मैच तब खत्म होगा जब कोई सरेंडर करे या उसकी फाइट करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। लिलियन कहती है कि इस साल के टूर्नामेंट के रूल्स पहले से ज्यादा टफ हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो उन सबसे कहती है कि पिलर के टॉप पे देखो। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक एस रैंक सेलिब्रिटी जिसका नाम यूए है हॉल में मौजूद है। यूए हल्का सा अपना पावर शो करता है, सिर्फ एक उंगली से फ्लोर हिल जाता है जैसे अर्थक्वेक आया हो। अनाउंसर समझाता है कि ये मास्टर ने स्पेशल रिंग बनाई है जो ऑडियंस को किसी भी अटैक से बचाएगी और हर मैच के बाद रिंग को इंस्टेंटली रिपेयर कर देगी। वो कॉन्टेस्टेंट्स को ये भी बताता है कि उन्हें जेम्स पहनने चाहिए क्योंकि ये उनका सर्टिफिकेशन है और डेंजरस मोमेंट में उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। सब लोग धीमे आवाज में बोलते हैं कि एस रैंक के लोग वाकई बहुत डरावने होते हैं। फिर अचानक हमारे हीरो के दिमाग में एक थॉट आता है कि इस एस रैंक की पावर लगभग गोजो, एक बहुत ही पावरफुल जादूगर के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद जो इतना चिल और बेफिक्र लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की टेंशन ही ना हो, उसे जरा सी घबराहट भी महसूस नहीं हो रही थी। स्टेज पर आइडल मुस्कुराती हुई कहती है कि रिजल्ट्स जेम्स पे शो किए जाएंगे और वो ऑफिशियली अनाउंस करती है कि कंपटीशन अब शुरू होता है। सबकी नजर पहली फाइट पर होती है जो सिर्फ 17 मिनट में खत्म हो जाती है और विनर बनती है शेलरैन। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल हैरान होकर कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक एस रैंक ऑरेकल खुद टूर्नामेंट देख रहा है। इसका मतलब है इस साल के मैचेस बहुत टफ होने वाले हैं। प्रिंसिपल वोंग समझाता है कि ये सब लेवल 4 और लेवल 3 के फर्क की वजह से है। लेवल 4 ऑरेकल्स अपनी फाइटिंग टेक्निक्स में पूरी मास्टरी हासिल कर चुके हैं, जबकि फेमस स्कूल्स इतने अमीर हैं कि सी रैंक टेक्निक्स खरीदना उनके लिए रोज का काम है। इसी वजह से वो स्कूल्स हमेशा टूर्नामेंट जीत जाते हैं क्योंकि वो ग्रांट का पैसा यूज करके अपने कॉन्टेस्टेंट्स को बेस्ट मैजिकल एबिलिटीज और फाइटिंग टेक्निक्स दिलवा देते हैं। लेकिन इस साल सब कुछ बदलने वाला है। पांचवी फाइट लानचेन और लीसे के बीच होती है। लानचेन अपने ओपोनेंट के हर अटैक से बचाव कर उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है। फिर लीसे अपनी एबिलिटी बेस्ड फाइटिंग टेक्निक का यूज करती है और ओपोनेंट को रोक लेती है। फिर एक स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग ब्लो से मैच जीत जाती है।
क्राउड पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है और कई लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो सीक्रेटली कोई मैजिक यूज कर रही है। ये देखकर प्रिंसिपल शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसी एबिलिटी सिर्फ एक सुपीरियर रैंक्ड ओरेकल के पास होती है। प्रिंसिपल वांग फख्र से कहता है कि वो एक प्रोडिजी है जिसने इतनी छोटी उम्र में ये एबिलिटी हासिल कर ली। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर उसके पास ऐसी एबिलिटी है तो। पर वैंग मुस्कुराते हुए उसे छेड़ता है और पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुमने उसे टीम में शामिल करने की कोशिश क्यों की। प्रिंसिपल ली कह देता है कि बस ये सिर्फ उसकी पावर्स टाइम से पहले एक्टिवेट हो गई हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छठी फाइट में वोंग अपने ओपोनेंट को अटैक करने का मौका तक नहीं देता और सिर्फ 5 सेकंड में मैच खत्म कर देता है। इस सीन के बाद क्राउड चिल्लाता है कि ब्लेजिंग ऑरिकल, जो एक बहुत पावरफुल और डोमिनेंट ऑरिकल होता है जो अपनी एबिलिटीज में शानदार और तेज होता है, वो ही इस साल का विनर बनेगा। दूसरे प्रिंसिपल का मानना है कि कोई भी स्टूडेंट उससे कंपेयर नहीं हो सकता जिसे प्रिंसिपल ली ने खुद ट्रेन किया है। ली अपनी औकात दिखाते हुए कहता है कि जो ज्यादा भौंकता है वो काट नहीं सकता। मगर वैंग हंसकर उससे कहता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। वो सोचता है कि ये सारी फाइट उनके लेवल से बाहर की बात है, क्योंकि उनका लेवल इतना लो है कि टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना भी एक चमत्कार है। उसके लिए यही काफी होगा अगर जो एक मैच जीत ले या कम से कम सबके सामने अच्छा परफॉर्म कर ले। सातवीं फाइट के बाद हमारा हीरो अगला कंटेस्टेंट होता है और सोचता है कि उसका ओपोनेंट कैसा फाइटर होगा। गोल्डफिंगर उससे कहता है कि मेरी पावर बोरो करो और मैच जल्दी खत्म कर लेना, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सबका ध्यान उस पर आ जाएगा और अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर जब वो रिंग की तरफ जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात चिन से होती है। चिन कहती है कि तुम अनलकी हो क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट टूर्नामेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स में से एक है। उसका फाइटिंग टेक्निक इतना पावरफुल है कि एक डी रैंक ओरेकल भी उसे पूरी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे हीरो को हैरानी होती है और पूछता है कि अगर टेक्निक इतनी डेंजरस है तो लो रैंक मैचेस में यूज करना रिस्क नहीं क्या। चिन समझाती है कि जेमस्टोन एक डेडली अटैक को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन डैमेज तो होगा ही, ये कंपटीशन की कड़वी सच्चाई है। वो पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। चिन कहती है कि हम दोनों एक टीम है क्योंकि हमारा गोल सेम है, एरोगेंट लोगों को हराना। जाने से पहले वो कहती है कि मैं चाहती थी तुम मेरी मदद करो, लेकिन तुम्हारा ओपोनेंट इतना स्ट्रांग है कि अगर तुम उसे थोड़ा भी थका दो तो ये भी काफी होगा। ये सुनकर हमारा हीरो सोचने लगता है कि क्या उसका ओपोनेंट वाकई उतना ही पावरफुल है जितना सब कह रहे हैं। आखिरकार पहले राउंड का लास्ट मैच शुरू होने वाला होता है और जब हमारा हीरो रिंग में आता है तो क्राउड जोर जोर से चीयर करता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये तो बिल्कुल वार्म वेलकम जैसा लग रहा है, मगर असल में यह तालियां कंटेस्टेंट ले के लिए होती है जो रिंग में इतने ड्रामेटिक और स्टाइलिश अंदाज में एंट्री करता है। अनाउंसर कहता है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट मैच में ले से होगा। वो सिर्फ 12 साल की उम्र में ओरेकल बना और सिर्फ 4 साल में लेवल 4 ओरेकल बन गया। उसने नेशनल सर्टिफिकेट और गिल्ड इन्विटेशन भी हासिल किया है। अगर कोई कहे कि वो नए ईरा का बेस्ट फाइटर है तो गलत नहीं होगा। क्राउड उसे देखकर पागल हो जाता है और उसके लिए तालियां बजाता है। सीआर परेशान होती है क्योंकि कोई भी हमारे हीरो के लिए चीयर नहीं कर रहा होता। क्राउड का एक रैंडम बंदा कहता है कि ले के इतने फैंस हैं क्योंकि वो स्ट्रांग और हैंडसम है और उसके मुकाबले का बंदा बस एक नॉर्मल लड़का लगता है जिसका टेम्पर खराब है। सीआर कहती है कि वो जो को सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो असल में एक काइंड और जेंटल लड़का है। इसके बाद दोनों आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं और आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। सब एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि जीनियस कैसे परफॉर्म करेगा और क्या वो अनडिफीटेड लियोन ग्वांग एकेडमी को हरा सकता है। अनाउंसर कहता है कि मैच अब शुरू होता है, मगर लिलियन इंटरप्ट करती है और पूछती है कि क्या वो एक फाइटर को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। अनाउंसर जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि एक्साइटमेंट में भूल गया। उसके बाद वो जो को लेडी ओरेकल एकेडमी के स्टार के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये पहली बार है कि उसकी एकेडमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और इसके अलावा उसके बारे में और कुछ खास नहीं कहता। ये सोचकर उसे लगता है कि स्कूल को चाहिए था कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसके लिए कोई टेक्निक खरीद लेता। क्राउड उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देता है और सोचता है कि ऐसा बंदा कैसे जीनियस के साथ फाइट करेगा। फिर हेडस्कार्फ पहने एक बंदा जोर से हंसता है और सीआर को लाउडली टॉन्ट करता है। इसी बीच प्रिंसिपल यू दूसरे प्रिंसिपल से कहता है कि ये बदकिस्मती है कि उन्हें अपने एकेडमी के राइजिंग स्टार का सामना करना पड़ रहा है पहले साल में, लेकिन उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब जल्दी खत्म हो जाएगा। तब वैंग उससे कहता है कि सबको कहीं से शुरू करना ही पड़ता है, बस इग्नोर करना और काम रहना चाहिए। दूसरी तरफ रिंग के अंदर ले जो से कहता है कि उसे बुरा लग रहा है कि पहले टूर्नामेंट में ही उसे ले का सामना करना पड़ रहा है, मगर जो कहता है कि मैच पे ध्यान दो। फिर अचानक वो हमारे हीरो के पास डैश करता है और कहता है कि वो मैच सिर्फ 10% पावर से शुरू करेगा, क्योंकि अगर वो पहला फाइट हार भी गया फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगता है। ले सोचता है कि वो नाइस एक्ट कर रहा है, लेकिन वो नाराज भी है क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि नॉर्मली फाइट करेंगे। तब अनाउंसर कहता है कि जीनियस से अपना एक्साइटमेंट होल्ड नहीं हो रहा और अब वो अनाउंस करता है कि फर्स्ट राउंड का फाइनल मैच ऑफिशियली शुरू होता है। इसके साथ ले अपनी स्पीड का यूज करके हमारे हीरो पर अटैक करता है और इतनी तेज मूव करता है कि लगता है जैसे उसने शैडो क्लोन टेक्निक यूज करके अपने मल्टीपल कॉपीज बना ली है और सब एक साथ अटैक करते हैं। हर कंटेस्टेंट सोचता है कि जीनियस को बीट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा और प्रिंसिपल यू सोचता है कि कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता। जीनियस यानी ले सोचता है कि हमारा बॉय मूव नहीं कर रहा क्योंकि वो उसे नहीं देख सकता। फिर जीनियस सोचता है कि सिर्फ वैंग ही वो शख्स हो सकता है जो उसे सच में चैलेंज दे सकता है, यानी कि बाकी सब ओपोनेंट्स उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये सोचकर कि अब फाइनली एंड है, वो फिनिशिंग ब्लो देने के लिए रेडी होता है, मगर जब वो क्लोज आता है तो जो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे अटैक से बचने की कोशिश नहीं करोगे, और फिर अचानक उसको फेस पे एक पावरफुल और अग्रेसिव पंच मार देता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है,
मतलब सब लोग हैरान हैं कि जो ने जीनियस का अटैक काउंटर किया और तुरंत मुक्का मार दिया। जीनियस नॉर्मली अपनी स्पीड से हर अटैक से बच जाता था, लेकिन अब क्राउड सोचने लगता है कि जो ने कुछ हैक यूज किया है क्योंकि कोई और जीनियस को फर्स्ट हिट नहीं मार सकता। तभी वैंग प्रिंसिपल को कहता है कि जो कि स्किल्स काफी इंप्रेसिव है। प्रिंसिपल सोचता है कि शायद जो चीटिंग कर रहा है क्योंकि कोई भी ले से तेज नहीं है। ये सुन के प्रिंसिपल ली कहता है कि अगर चीटिंग होती तो ऊपर वाले ऑलरेडी पकड़ लेते। प्रिंसिपल ली बोलता है कि चुप हो जाओ, इतनी शिकायत और बकबक से कुछ नहीं होना, बल्कि अब मैच को ऑब्जर्व करो। वो उसे सजेस्ट करता है कि मैच को साइलेंटली देखा जाए क्योंकि अभी मैच खत्म नहीं हुआ। फिर ले खुद बोलता है कि अभी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। वो मानता है कि उसने पहले जो को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब वो फुल पावर यूज करेगा। फिर ले अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए दूसरे अटैक के लिए चार्ज होता है। उसके अराउंड लाइटनिंग कॉइल्स घूम रही हैं और वो चिल्लाता है कि उसकी ताकत बैरली अंडर कंट्रोल है, मतलब वो अपनी एनर्जी को संभालने की कोशिश कर रहा है और फुली अनलीश करने वाला है। ले और ज्यादा लाइटनिंग समन करता है। दूसरी तरफ जो काम होता है इतना के ब्लिंक भी नहीं करता। जो को मजा आता है कि ले के अंदर इतनी स्टार एनर्जी है। अचानक येलो लाइटनिंग फ्लैश से जो सरप्राइज होता है और लाइटनिंग बैरियर से बाउंस होती हुई अरीना में पिनबॉल जैसे तेज मूवमेंट करती है। तुरंत अनाउंसर कहता है कि ले अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला है, वो भी एक्स्ट्रा फिलर। ले कॉन्फिडेंट होता है कि जीत उसकी ही हो गई। वो ऊपर से उसकी तरफ एक सुपर चार्ज्ड किक डिलीवर करता है जो अटैक को रोकता नहीं है बल्कि एक पंच से ले के फेस पर हिट करता है। जो का पंच इतना पावरफुल था कि ले अपने आप को संभाल नहीं सका और कंट्रोल खोता हुआ जमीन पर गिर जाता है। जो कहता है कि उसे ये अटैक पहले ही कर देना चाहिए था जब उसके पास चांस था। अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि पिकाचू ले फिर से डाउन हो गया। फिर स्टोन रेड हो जाता है, तब कंफर्म होता है कि ले अब फाइट नहीं कर सकता। जो सोचता है कि ले ठीक होगा, उसको स्टोन ने फेटल डैमेज नहीं होने दिया होगा। स्पेक्टेटर सरप्राइज्ड है कि मैच इतनी फास्ट खत्म हो गया। ले के डिफीट के बाद चिन सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच के लिए आता है और अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देता है बिना ज्यादा मेहनत के। फिर वैंग अपने ओपोनेंट को इजीली क्रश करता है। क्राउड बीस्ट की स्ट्रेंथ देखकर शॉक होता है, लेकिन सबकी नजर जो पर होती है। तभी मेसी हेयर वाला जो सबको डेथ स्टेयर देता है। डेथ स्टेयर से सेक्शन में खौफनाक माहौल बन जाता है। फोर्थ मैच में रैंस किसी दूसरे ओरेकल स्कूल का स्टूडेंट जो कि अगेंस्ट फाइट करता है, जो अपने ओपोनेंट के हर स्ट्राइक से बहुत ही प्रिसाइज और स्किल्ड तरीके से बच निकलता है, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर की तरह। फिर जो ने फाइट खत्म की और एक हल्का सा पंच रैंस के सर पर मारा जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया, यानी जो ने अपनी स्पीड और कंट्रोल से फाइट को क्विकली एंड कर दिया। तभी अरीना के ऊपर से ऑफिशियल्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और कमेंट करते हैं कि जो ने अब तक कोई कॉम्बैट टेक्निक यूज नहीं की, उसने सिर्फ अपनी रॉ एनर्जी कंट्रोल की वजह से फाइट जीती है। एक ऑफिशियल सोचता है शायद जो अपनी रियल लेवल छुपा रहा है या ड्रग्स यूज कर रहा है जो सीरियस वायलेशन होगा। अनाउंसर सेमीफाइनल्स हाइप करता है और अब जो को ल्यू के अगेंस्ट अनाउंस करता है और वो बीच में रुक जाता है जब डार्क सूट्स पहने ऑफिशियल स्टेज पर आते हैं। उन्हें देखकर ऑडियंस भी कंफ्यूज होती है और सब विस्पर करते हैं कि ये लोग कौन है। फिर उनमें से एक इंस्पेक्टर हमारे हीरो को ऑर्डर देता है कि वो स्पेशल इक्विपमेंट पहने और अपनी स्टार एनर्जी रिलीज करे। तब क्राउड को समझ आता है कि ये टूर्नामेंट के इंस्पेक्टर्स हैं और सब शोर मचाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं कि जो पर चीटिंग का इल्जाम लगाया गया है। तभी इंस्पेक्टर उसकी स्टार एनर्जी चेक कर रहे हैं। जो पसीने से भीगने लगता है, सोचता है कि शायद उसने थोड़े ज्यादा पावर यूज कर लिए हैं, इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि अगले राउंड्स में अपनी पावर्स को लिमिट तक यूज करेगा। इंस्पेक्टर्स रिजल्ट्स चेक करते हैं और नोटिस करते हैं कि रीडिंग्स स्टेबल हैं और लिमिट्स के अंदर हैं। फिर वो क्राउड को अनाउंस करते हैं कि कंटेस्टेंट चीटिंग नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर्स फिर वापस चले जाते हैं और अनाउंसर हैरानी में चिल्लाता है कि हमारा हीरो ऑफिशियली लेवल 4 कंफर्म्ड हो गया है और अब सेमीफाइनल शुरू हो सकता है। क्राउड थोड़ी देर के लिए सोचता है, मतलब वो सब एक पल के लिए हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में जो लेवल 4 है या नहीं। फिर वो जोश और एक्साइटमेंट में झूम उठते हैं, ये समझकर कि हमारा हीरो सच में असली स्किल्स रखता है। जब मैच शुरू होता है, ल्यू रियलाइज करता है कि जो सच में लेवल 4 है और उसकी ताकत असली है। तब उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डर और शौक से हिलने लगता है। मैच शुरू होते ही जो तुरंत ल्यू को नॉकआउट कर देता है सिर्फ एक ही पावरफुल स्ट्राइक से, और इंस्टेंटली मैच एंड हो जाता है। अनाउंसर माइक्रोफोन के जरिए इतनी जोर से चीखता है कि लगभग अपनी आवाज ही खो देता है, जबकि लिलियन बेकार की बातें ऐड करती रहती है। स्टैंड्स में प्रिंसिपल वैंग जो कि प्रिंसिपल की तरफ देखता है और प्रेज करता है कि उसने इतना पावरफुल स्टूडेंट तैयार किया। प्रिंसिपल खुशी से सारे रिमार्क्स एक्सेप्ट करता है और बाकी प्रिंसिपल्स जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे वो भी प्रेज करने रश लगा देते हैं। प्रिंसिपल पोलाइटली स्माइल करता है लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है इतनी अटेंशन देख के। ली और प्रिंसिपल वॉन्ग स्टेज के साइड से देख रहे होते हैं और उनको क्लियरली इरिटेशन हो रही होती है। क्राउड की अचानक अटेंशन और सबके जो को प्रेज करने की वजह से वो थोड़ा अनॉयड लग रहे थे। जो का प्रिंसिपल अपने आप पर प्राउड फील करता है और सोचता है कि जो ने सच में अपना वादा पूरा किया और स्कूल की इज्जत और रेपुटेशन को बरकरार रखा। अरीना फ्लोर पर लास्ट सेमीफाइनल कॉल होता है और चिन स्टेज पर टेंस और डिटर्मिन्ड नजर आती है। उसके सामने वॉन्ग अपना कदम स्टेज पे रखता है। उसकी आंखें प्रेडेटर की तरह चमक रही होती हैं, जैसे उसने अपना अगला शिकार स्पॉट कर लिया हो। स्टैंड से जिन जूनियर वॉन्ग को मोटिवेट करता है। तभी चिन ब्रीफली डिस्ट्रैक्ट होती है 1 सेकंड के लिए। गार्ड में गैप नोटिस करती है और उसे गैप को स्पॉट करते हुए चिन अपना स्ट्रॉन्ग अटैक वॉन्ग पर करती है। वॉन्ग उसके अटैक को अपने चेस्ट पे स्लैम करता है। चिन का अटैक फेल होता है। वॉन्ग पूरे कंट्रोल में और कॉन्फिडेंट होता है, सिर्फ थोड़ी इरिटेट लगता है और उसे घूरता है। तब चिन को समझ आ जाता है कि उसका अटैक हार्डली काम आया, इसलिए वो थोड़ी घबरा जाती है और उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब वॉन्ग चिन का रिस्ट इजीली पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में इतनी टैलेंटेड है जितना वो सोचती है।
अचानक चिन स्नैप करती है और उसे कहती है बीट इट और अपना एल्बो उसके फेस पे मारती है। लेकिन वोंग अपनी आंख भी ब्लिंक नहीं करता और वो सोचता है कि जो हो रहा है वो उसके लिए बहुत मजेदार है, उसको कोई टेंशन नहीं है। उस इंस्पिरेशन से चिन अगला मूव चार्ज करती है और ज्यादा ब्लास्ट अटैक ट्राई करती है। अब वो वोंग को मैजिक से टाइटली बाइंड कर देती है और अब वो मम्मी की तरह दिखता है। फिर चिन विंड स्टाइल किकिंग यूज करती है और उसके रैप्ड बॉडी पर पावर से हिट करती है। अब थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स फील करती है क्योंकि चिन को लगता है कि उसके सारे अटैक सही लगे और उसने वोंग को नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही हैरानी में बदल जाती है जब वो वोंग को अपने पीछे खड़ा देखती है जैसे कि एक भूत। तब उसके फेस का रंग उड़ जाता है। वो टर्न करने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो कैसे इतनी फास्ट मूव हुआ होगा, लेकिन अब बहुत धीर हो चुकी होती है। फिर अचानक वोंग अपना मुक्का चिन के ऊपर मार देता है और वो अपनी ब्लड रेज आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, मतलब वो अपनी एंगर और पावर दोनों के साथ स्ट्राइक डिलीवर करता है। स्ट्राइक इतने जोर से लगता है कि प्रोटेक्टिव सेंसर बैरियर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और सारे टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। टुकड़े गिरते ही चिन घुटनों पर झुककर बैठ जाती है, उसे सांस लेने में मुश्किल होती है और अनाउंसर कहता है कि वैंग अब एडवांटेज में है। चिन के जूनियर्स रोते हुए नजर छुपाते हैं क्योंकि वो उसको इतना बुरी तरह हारते हुए नहीं देख सकते। प्रिंसिपल वैंग अपने मुट्ठियां बंद करता हुआ चुपचाप दुआ करता है कि उसकी स्टार स्टूडेंट हिम्मत न हारे। चिन ना उम्मीदी में खड़ी होती है जैसे कोई अंधेरा उस पर छाया हो। उसकी नजर रेड टैग पर पड़ती है जो उसके पास जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी आवाज कांपती है और वो धीरे से कहती है मैं हार नहीं सकती। रेड टैग उसे स्कूल की याद में ले जाता है जहां उसने बच्चों की परेशानी देखी थी। वो कमरा भरा हुआ था फिक्रमंद स्टूडेंट्स से जो परेशान नजर आ रहे थे। एक लड़की रोना रोक कर कहती है अगर एकेडमी बंद हुई तो वो ड्रॉप आउट करने पर मजबूर हो जाएगी, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। चिन उन दोनों लड़कियों को गले लगाकर वादा करती है मैं स्कूल को बचाने के लिए जीत कर आऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। काले बालों वाली लड़की शायद मुतमिन नहीं होती मगर चिन दोबारा वादा दोहराती है कि वो कभी पीछे नहीं हटेगी। वो लड़की अपनी पॉकेट खोलती है और एक रेड चार्म निकालकर चिन को देती है जो उसने खुद बनाया था अच्छी लक के लिए। वो लम्हा चिन के दिल को गर्म कर देता है और वो ठान लेती है कि वो पूरी जान लगा देगी। ये सोचते ही वो चार्म की तरफ हाथ बढ़ाती है और फिर से धीरे से कहती है मैंने वादा किया था। वोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना किसी शर्म के उस चार्म को पैर से कुचल देता है। फिर वो बेरहमी से उस पर किक मारता है। चिन का क्रिस्टल लाल हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन वोंग टॉन्ट करना बंद नहीं करता। अनाउंसर चिल्लाता है कि अब फाइट खत्म है, लेकिन वो फिर से अपना फुट उठाता है उसको कुचलने के लिए। क्राउड घबराकर चिल्लाता है कि इसको रोको। स्पेक्टेटर्स खौफ से देखते हैं और सोचते हैं कि अब वो डरावना फाइटर यानी वोंग क्या करने वाला है। तभी प्रिंसिपल वांग की आवाज फट कर आती है। वो किसी से कह रहा होता है कि उसकी स्टूडेंट को बचाओ। फिर एक ऑफिशियल डिमांडिंग मास्टर बीच में आता है, लेकिन वो आदमी फिलहाल पूरे सुकून रहता है कि सब कंट्रोल में है। वोंग फिर से अपना फुट जोर से जमीन पर मारता है और उसकी पावरफुल फोर्स से मैदान में गड्ढा पड़ जाता है। फिर उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं जब वो देखता है टारगेट गायब है। जो ने देखा कि वोंग ने चिन को मारने की कोशिश की, लेकिन चिन अभी भी जिंदा थी, इसलिए जो ने वक्त से पहले चिन को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे बचा लिया। फिर उसने वोंग को चैलेंज किया कि क्या ये स्कूल ने उसे सिखाया है जो वो अपनी स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रहा है। वोंग घूमकर जॉश से जो का नाम चिल्लाता है और उसकी आंखों में गुस्से की आग होती है। अनाउंसर राहत की सांस लेता है और बोलता है कि शुक्र है हमारे हीरो ने चिन को वक्त पर बचाया। प्रिंसिपल वांग दौड़कर आता है और अपनी इंजर्ड स्टूडेंट को गोद में ले लेता है और शुक्र अदा करता है कि वो बच गई। क्राउड हैरान और परेशान हो जाता है और सोचता है कि वोंग ने वाकई उसे मारने की कोशिश की थी। वोंग बेपरवाह नजर आता है और जो की तरफ चलता हुआ धमकी देता है कि जो भी उसके रास्ते में आया वो उसे खत्म कर देगा। वोंग के घमंड ने हमारे हीरो में आग लगा दी, जो उसको किल करने वाली नजर से देखता है और चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो आजमा कर देखो। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जल्दी से इंजर्ड गर्ल को व्हील चेयर पे बैठाकर बाहर ले जाते हैं। अनाउंसर स्टाफ से कहता है कि अरीना जल्दी रीसेट करो अगली फाइट के लिए। स्टैंड्स में हमारे हीरो के दोस्तों और सीआर का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और सब टेंशन से उस मंजर को देख रहे होते हैं। तभी शेन पूछता है कि अब तक सब कैसा लग रहा है और रिप्लाई मिलता है कि जो ऑलरेडी फाइनल्स तक पहुंच गया है। वो एडमिट करता है कि ओपोनेंट कुछ अजीब लग रहा है। प्रिंसिपल का फ्रेंड वार्न करता है कि जो को केयरफुल रहना चाहिए और वोंग की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करना चाहिए। जो कॉन्फिडेंट है और कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरीना में वोंग सोचता है कि जो बहुत वीक है, लेकिन जो उससे कहता है कि तुम बस ज्यादा बोलते हो। फिर जो हंसी के साथ वोंग से पूछता है तू फाइट करेगा या बस बोलता रहेगा। फिर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उनकी एनर्जी जोर से चमकती है और अनाउंसर कहता है कि मैच शुरू हो गया है। वोंग तुरंत जो को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंच से जो का बॉडी बिल्कुल स्टिल रहता है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वोंग मुस्कुराता है और कहता है कि उसे लगा था जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। जो तुरंत रिप्लाई करता है और वोंग के वर्ड्स उसके मुंह से निकाल लेता है। वोंग पसीने से भीग जाता है। फिर वोंग और अग्रेसिवली रिएक्ट करता है और उससे पूछता है कि ये सच में वो वही लेवल है जो प्रीवियस टूर्नामेंट जीत चुका है। वो उसे ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके वार से बचकर निकल जाता है। अब वोंग अपनी ब्लड रेज स्किल एक्टिवेट करता है और दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे को हिट करते हैं। दोनों एक दूसरे को पीछे नहीं हटने दे रहे होते। अनाउंसर हैरानी में कहता है कि ऐसे लेवल 4 फाइट उसने पहले कभी नहीं देखे। जो कि दोस्तों को हैरानी होती है। उन्हें लगता है कि जो ने अब तक प्रैक्टिस में अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। अरीना में जो एक मैसिव अपर कट रेडी करता है और ये अपर कट वोंग के जॉ पर लगता है।
टीचर और प्रिंसिपल हैरानी होते हैं अपने स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखकर, और वोंग के मुंह से खून स्प्रे होता है और वो सोचता है कि इतना पावरफुल बंदा कैसे पीछे पुश हो गया। वोंग सोचता है कि जो ने उसे इतना पीछे धकेल दिया है, और ये सोचकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है। फिर वो अपनी एबिलिटी को और तेज करता है और अपनी ताकत और बढ़ाता है। तभी वहां गोल्डफिंगर अपीयर होता है और कहता है कि वोंग लिटरली स्टार एनर्जी अपनी बॉडी में फोर्स कर रहा है ताकि कि अपनी पावर बढ़ा सके। फिर अचानक वोंग एक फ्लैश की तरह गायब हो जाता है, लेकिन जो उसके मूवमेंट्स को कंटिन्यू फॉलो करता है, जो अपना एल्बो स्ट्राइक प्रिपेयर करता है और सोचता है कि जितनी भी स्पीड हो उसकी परसेप्शन स्किल के सामने यूजलेस है। कंट्रोल रूम में एक ऑफिशियल नर्वसली मास्टर से पूछता है कि वोंग का लेवल चेक करें, लेकिन मास्टर काम रहता है। मास्टर कहता है कि ये सिर्फ फैमिली का ब्लड रेज आर्ट्स यूज कर रहा है, इसलिए ये चीटिंग नहीं है। मास्टर कहता है कि असली इंटरेस्ट जो में है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी फुल पावर नहीं दिखाई। रिंग में दोनों रैपिड पंचेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे दो क्रैकहेड्स फ्रेंच फ्राइज के लिए फाइट कर रहे हों, जो कि फ्रेंड्स नर्वस देख रहे हैं। शेन शाउट करता है कि जो पुशबैक हो रहा है, लेकिन एक रेड हेड लड़का करेक्ट करता है कि जो एक्चुअली डिफ्लेक्ट कर रहा है वोंग के पंचेस को। अरीना में जो लॉक्ड है और हर अटैक से बचकर निकल रहा है और मूव कर रहा है अपना चांस देखते हुआ। फिर जो आखिरकार बदला लेता है और एक बहुत पावरफुल पंच मार देता है, जो बीस्ट यानी वोंग को अपनी पूरी ताकत से ब्लॉक करने पे मजबूर कर देता है। फ्लोर क्रैक करता है और वोंग थोड़ा बैक स्लाइड हो जाता है। तब जो एक और हैवी शॉट लगाता है। फिर वोंग कहता है कि जो पहला फाइटर है जिसने उसे इतना पुश किया है। वांग अपने अंदर के गुस्से और घमंड से भर जाता है। वो अपनी ब्लड आर्ट्स को और ज्यादा पावर देता है और चीख कर कहता है कि अब भी वो सबसे स्ट्रांग है। उसके अंदर का घमंड और जुनून दोनों मिलकर उसे और वायलेंट बना देते हैं। लेकिन हमारा हीरो जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहता है और उसे टॉन्ट करता है, बस इतनी ही पावर थी तुम्हारे पास। फिर हमारा हीरो अपना बोरो पावर स्किल एक्टिवेट करता है और उसका लेवल भी बढ़ने लगता है। दोनों पावरफुल फाइटर्स फिर से एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों के हाथ फिर से मारने के लिए बेचैन होते हैं। जो रियलाइज करता है कि अब वो क्लियरली अपने ओपोनेंट के अटैक पैटर्न को पढ़ सकता है। अपने परसेप्शन स्किल का यूज करके वो ये भी नोटिस करता है कि वोंग का वीक पॉइंट उसका दिल है। बिना वक्त जाया किए हमारा हीरो सीधा अपनी एल्बो उसके सीने में मार देता है। इससे बीस्ट की आंखें शॉक में खुल जाती हैं, सांस रुक जाती है और वो हिल भी नहीं पाता। लेकिन फिर भी जो रुकता नहीं, वो तुरंत अगला अटैक करता है और वोंग को डिफेंस पे ला देता है। वोंग एक के बाद एक पंच ब्लॉक करता है। हर एक पंच पहले से भी ज्यादा हैवी होता है। उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि जो कि स्पीड और पावर अभी भी बढ़ रही है। फिर भी वो हार मानने से इनकार करता है। वो अपनी ब्लड आर्ट्स को लिमिट के पार तक पुश करता है। हमारा हीरो डिक्लेयर करता है कि ये फाइट अब खत्म हो चुकी है और अपनी फिस्ट में पूरे स्टार एनर्जी भर लेता है। वैंग चीखता है मर जा और एक बड़ा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के पंचेस टकराता है और एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। शॉकवेव पूरी अरीना में फैल जाती है। स्पेक्टेटर्स अपने हाथ से अपने आप को ढक लेते हैं। प्रिंसिपल शॉक में लड़ाई को देखता है और घबराकर पूछता है ये क्या हुआ अभी। धुआं धीरे धीरे कम होता है। अनाउंसर चिल्लाता है कि वोंग अभी भी खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वो गिर जाता है और उसका क्रिस्टल जमीन पर गिरता है लाल चमक के साथ। अब सिर्फ हमारा हीरो खड़ा रहता है। जीत उसकी होती है। लाइटेस्ट स्कूल ऑफिशियली लेवल 4 कैटेगरी और पूरे चैंपियनशिप का विनर बन जाता है। जो कि फ्रेंड्स खुशी से चीख रहे होते हैं कि हम जीत गए हैं। जो टीचर और प्रिंसिपल भी चीयर करते हैं, कहते हैं कि जो ने उनके स्कूल का नाम बुलंद कर दिया है। प्रिंसिपल के आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि अब उन्हें पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। टीचर उसकी ओवर एक्टिंग देखकर एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहता है। वही प्रिंसिपल्स जो पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब दौड़कर उन्हें बधाई देने आते हैं। वैंग का प्रिंसिपल गुस्से से पागल हो जाता है और लास्ट ईयर का रनर अप प्रिंसिपल भी समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। प्रिंसिपल ली भी हैरान होता है जब उसका सो कॉल्ड एलाई उसे छोड़कर भाग जाता है। मास्टर भी अब निकलने लगता है क्योंकि टूर्नामेंट खत्म हो गया होता है, लेकिन जाते हुए उसकी आंखें तेजी से तंग हो जाती हैं, जैसे उसने कुछ अजीब या इंपॉर्टेंट चीज देख ली हो। वो सोचता है क्या ये लोग जो को अपने टीम में ऐड करने आए हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी अपने पास खड़ी लड़की से कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे स्कूल से इतना बड़ा टैलेंट निकलेगा। वो पूछता है कि क्या वो लड़का जो उनके ग्रुप में आ सकता है। तब लड़की, जिसका नाम लिन है, कहती है कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब जो उसे पहचानता भी नहीं। फिर भी लिन कसम खाती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उसे ग्रुप में लाने के। अरीना के अंदर विनिंग टीम स्टेज पर प्राउडली खड़ी होती है। कैमरास फ्लैश करते हैं और प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम ऊंचा करता है, जीत का पूरा फायदा उठाते हुए। हमारे हीरो कैमरा के लिए स्माइल करता है, लेकिन दिल में सोचता है कि उसे ये फोटोशूट असली फाइट से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अगले दिन प्रिंसिपल उसे अलग से बुलाकर कहता है कि उसने स्कूल के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है, और प्रिंसिपल अपना वादा निभाते हुए जो को ब्लैक क्रिस्टल देता है, जिसे देखकर डीमन खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे वार्न करता है कि अब बड़े ऑरेकल एकेडमीज उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उसे याद रहना चाहिए कि वो कहाँ से आया था। बाद में जो ऑफिस से बाहर निकलता है और तुरंत अपने दोस्तों से टकरा जाता है जो खुशी खुशी पेपर्स लेकर आए होते हैं, जबकि अभी समर ब्रेक चल रहा होता है। शेन अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और बताता है कि सब टॉप एकेडमीज ने उन्हें एडमिशन लेटर्स भेज दिए हैं और सब एक्सेप्ट हो गए हैं। हमारा हीरो एक एक को मुबारकबाद देता है, लेकिन सब उसे इंसिस्ट करते हैं कि असली क्रेडिट उसका है। शेन फिर सीरियस हो जाता है और बोल्ड टोन में कहता है कि आगे चलकर सब मिलकर बेस्ट टीम बनेंगे। ये बात सुनकर जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सू तुरंत समझाती है कि चाहे सब अलग अलग एकेडमीज में जाएं, फिर भी वो मिलते रहेंगे और साथ ट्रेनिंग करेंगे। जो हल्का सा स्मर्क करता है और कहता है कि वो भी यही चाहता है, वरना वो बोर हो जाएगा। चलते हुए वो बोलता है कि जब वो और स्ट्रांग बनने की ट्रेनिंग करेगा तो उसे उनकी मदद चाहिए होगी तभी।
अचानक एक और फिगर कॉर्नर से बाहर आता है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सीआर पूरी हिम्मत के साथ कहती है कि क्या वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो सकती है क्योंकि वो भी उनके साथ स्ट्रांग बनना चाहती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं जब वो फाइनली एलीट क्लासरूम के अंदर कदम रखती है। वो हमारे हीरो का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो कहता है कि ये सब प्रिंसिपल की वजह से हुआ। लियो भी प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता है और प्रिंसिपल कहता है कि उसे उनकी मदद करके खुशी मिली है। वो बताता है कि अब वो चाहता है कि ये फैसिलिटीज सबके लिए ओपन हो और बहुत सारे नए चेंजेस भी आने वाले हैं। कंपटीशन जीतने के बाद प्रिंसिपल के पास अब पैसा आ गया था और वो अपने प्लान्स पूरा कर सकता था। ये सब स्टूडेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। वो सबको उनकी मेहनत के लिए प्रेज करता है, जबकि गैंग मजाक में कहती है कि ये सारे बदलाव तब आए जब वो स्कूल छोड़ रहे हैं। सू सीआर से पूछती है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है जबकि वेकेशन चल रही है और कोई कंपटीशन भी नहीं है। सीआर अपनी स्टोरी बताती है कि पहले उसे लगता था वो किसी काम की नहीं, लेकिन सबको इतना मेहनत करता देखकर वो इंस्पायर हो गई है और अब वो स्पेशल कल्चरल स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहती है, जिसका 1 महीना डेडलाइन बचा है। ये सुनकर पिंक हेड लड़की रो पड़ती है। सू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगी। शेंजो से पूछता है कि उसने क्या डिसाइड किया कि वो किस एकेडमी में जाएगा, जो बताता है कि उसे अब तक कोई लेटर नहीं मिला। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो सबसे बड़ी एकेडमी से लेटर तुरंत मिल गए थे। प्रिंसिपल खांसी करता है और जो को बुलाता है कि उसके पास कुछ बताने को है। वो एक रेड एनवेलोप देता है और कहता है कि ये अभी अभी आया है। शेन राहत की सांस लेता है और कहता है कि उसे पता था कि जो जैसे बंदे को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जो लेटर पढ़ता है और कहता है कि ये डॉन एकेडमी से है। सब लोग उस नाम को सुनकर शॉक हो जाते हैं। ब्राउन हेयर वाला लड़का चिल्लाकर कहता है कि ये वही एकेडमी है जो सबसे टॉप पे है। हमारे हीरो को क्यूरियोसिटी होती है और वो पूछता है कि डिटेल में बताएं। वो एक्सप्लेन करता है कि टोटल 5 मेजर एकेडमीज हैं जो अथॉरिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल मानी जाती है, लेकिन उन सब में सबसे ऊपर है डॉन एकेडमी, जिसे ये राइट है कि वो किसी भी स्टूडेंट को अपनी एकेडमी में ले सकती है। जो फिर मजाक में पूछता है कि अगर सबसे टॉप डॉन एकेडमी है तो 5 के बजाय 6 एकेडमीज क्यों नहीं है। फिर प्रिंसिपल काम टोन में कहता है कि डॉन एकेडमी की असली वैल्यू नापना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो उन एकेडमीज में से है जो रिफ्ट यानी एक दूसरी दुनिया जहां मॉन्स्टर रहते हैं उनके खिलाफ बनाई गई थी। फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो उन्हें बता देगा। वो समझाता है कि रिफ्ट असल में एक दूसरी डायमेंशन है जहां बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगर वो कभी रियल दुनिया में आ गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जब भी ये पोर्टल्स खुलते हैं वहां हंटर्स भेजे जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स को खत्म कर दें। रिफ्ट क्लियर करना फायदेमंद तो है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। प्रिंसिपल बताता है कि वो खुद एक वक्त में रिफ्ट क्लियरिंग स्क्वाड का हिस्सा था, लेकिन एक की मेंबर की मौत ने पूरी टीम को अफरा तफरी में डाल दिया और फिर वो स्क्वाड खत्म हो गई। वो कहने लगता है कि दूसरी एकेडमीज भी स्टूडेंट्स से रिफ्ट्स क्लियर करवाती हैं, लेकिन डॉन एकेडमी का अलग लेवल की है, इसलिए वो जो को वार्न करता है कि सोच समझकर फैसला ले। प्रिंसिपल उसे रियश्योर करता है कि अगर वो चाहे तो और एकेडमीज भी उसके लिए ओपन है, उसे अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो डॉन एकेडमी को ही ज्वाइन करेगा। प्रिंसिपल मुस्कुरा के कहता है कि उसे पहले ही अंदाजा था और ये भी कहता है कि जो अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। शेन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि सब मिलकर स्ट्रांग बनेंगे और तब रिफ्ट उनके लिए कुछ भी नहीं होगी। फिर ब्लॉन्ड लड़का चेक करता है और शॉक होता है कि एडमिशन की डेडलाइन सिर्फ 10 दिन बाकी है, जबकि नॉर्मली ये आधा साल तक होती है। ये सुनकर हमारा हीरो घबरा जाता है। वो कहता है कि उसे खुद को प्रिपेयर करना होगा, इसलिए वो सीआर को ट्रेन नहीं करा पाएगा, लेकिन दोस्तों ने उसे अश्योर किया कि वो मैनेज कर लेंगे। अपने अपार्टमेंट वापस आकर वो एक लिस्ट बनाना शुरू करता है। तभी डीमन बुक सामने आती है और ब्लैक क्रिस्टल को हवा में फ्लोट कर देती है। जो हाथ आगे बढ़ता है और वो क्रिस्टल को छू लेता है, फिर उसमें से कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक क्रिस्टल जमीन पर गिरकर छिन्न भिन्न हो जाता है। ये देखकर हमारा हीरो शॉक में आ जाता है, जैसे उसका दिल रुक गया हो। वो उदास होकर कहता है कि उसका प्लान था कि वो क्रिस्टल बेचकर पैसे कमा लेगा। गोल्डफिंगर कहता है कि अब ये बेकार है और टॉपिक बदलकर पूछता है कि स्कूल विजिट कैसा रहा। जो बताता है कि उसका एडमिशन डॉन एकेडमी में हो गया है, जहां वो पैसा भी कमा सकता है और स्ट्रांग भी बन सकता है, लेकिन उसे रिफ्ट्स रेड करनी पड़ेंगी। डीमन बुक कहती है कि रिफ्ट से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार एनर्जी का असल सोर्स वही है। हमारा हीरो टॉपिक बदल देता है और पूछता है कि जब एक विश पूरी हो गई तो क्या कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये सुनकर गोल्डफिंगर थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है वो कोई विशिंग वेल नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि रिफ्ट्स उसके अपने मिशन से भी जुड़ी होती हैं। वो जो से कहता है कि वो अब थोड़ा बर्दाश्त करे। फिर वो उसकी तरफ डार्क एनर्जी भेजता है। हमारा हीरो वो डार्क ऑरा अब्सॉर्ब कर लेता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने एक नई एबिलिटी अनलॉक कर ली है, डिवाइन क्रिएशन। ये पावर उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को बदल देती है। वो दर्द सहकर लेवल 6 तक पहुंच जाता है। प्रोसेस खत्म होने के बाद वो पूछता है कि ये क्या हुआ। अभी सिस्टम उसे समझाता है कि अब उसके पास एबिलिटी है कि वो अपनी एनर्जी से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। गोल्डफिंगर बताता है कि ये एबिलिटी उसके पुराने दोस्त साटो की थी, जो लिटरली कुछ भी बना सकता था, और ये रिवॉर्ड पहले के सब रिवॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है। जो सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक एडवांस्ड लेवलिंग अप का तरीका है, लेकिन गोल्डफिंगर उसे डांटता है कि लेवल सब कुछ नहीं होते। डीमन समझाता है कि लेवल सिर्फ फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन पहला अवेकनिंग डी रैंक किसी के फ्यूचर का असली रुख तय करता है। इसीलिए उसने जो को ये स्किल दी ताकि वो कोई बेकार पावर ना ओपन करे। तब अचानक उसे याद आता है कि चिन के पास भी एक एबिलिटी टाइप अवेकनिंग थी और उसके सामने नॉर्मल कॉम्बैट स्किल्स कुछ नहीं थे।
फिर गोल्डफिंगर उससे बताता है कि रिफ्ट में घुसना सिर्फ ताकत का काम नहीं है, वहाँ दिमाग और हिम्मत दोनों चाहिए। वो उससे कहता है कि ये नई स्किल सिर्फ तब पावरफुल होगी जब उसका माइंडसेट सही होगा, और फिर उससे बोलता है कि चलो अब टेस्ट करके दिखाओ। जो नोटिस करता है कि उसके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है, अब उससे स्टार एनर्जी अब्सॉर्ब होती फील ही नहीं हो रही और सिस्टम पैनल बिल्कुल गेम इंटरफेस जैसा लग रहा था। जो अपने सिस्टम पैनल को देखता है और सोचता है कि शायद इसमें एक शॉप फीचर भी होगा जहां से वो चीजें खरीद सकेगा, जैसे गेम के अंदर आइटम्स मिलते हैं। लेकिन जब वो चेक करता है तो शॉप का ऑप्शन लॉक होता है, और सिर्फ शॉप नहीं बल्कि कई और फीचर्स भी लॉक होते हैं, और वो तब तक ओपन नहीं होंगे जब तक वो और लेवल अप नहीं करता। वो लेवल अप स्क्रीन चेक करता है जहां साइड पे मिशंस दिए हुए हैं, मगर उसके पास सोल पॉइंट्स कम है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं कर सकता। गोल्डफिंगर गुस्सा होकर उससे पूछता है कि वो इतना टाइम क्यों ले रहा है, तो जो कहता है कि रिफ्ट में जाए बिना वो लेवल अप नहीं कर सकता और अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है। डीमन बुक उसका मजाक उड़ा के कहती है कि लगता है हमारा हीरो इतना भी काम का नहीं निकला। तभी एक नई सिस्टम विंडो खुल जाती है जिसमें लिखा होता है कि एक और विश पूरी हो गई है। उसका बॉडी चमकने लगता है और उसे नया रिवॉर्ड मिलता है, मेज आर्मा। ये एक यूनिक ग्रेड आर्मर होता है, यानी एक चमकता हुआ मेटल का स्वीट जो समन होने पर उसके अराउंड शील्ड बना देता है और अटैक और डिफेंस दोनों बढ़ा देता है। जो खुशी से झूम उठता है और गोल्डफिंगर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसने अपनी बची हुई सारी पावर यूज दे दी है, अब आगे का सफर जो का है। अगले दिन प्रिंसिपल उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों निकल रहा है, तो जो कहता है कि डॉन अकेडमी सिर्फ एक दिन की दूरी पे है, लेकिन वो पहले पहुंचना चाहता है। वो प्रिंसिपल के हाथ एक चिट्ठी देता है कि ये उसकी बहन को हॉस्पिटल में देनी है और उसका ख्याल रखना है। प्रिंसिपल कहता है कि वो खुद क्यों नहीं मिलता, तो जो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि अभी हालात ऐसे नहीं है। प्रिंसिपल ज्यादा सवाल नहीं करता और मुस्कुराता है और प्रॉमिस करता है कि वो देख लेगा। सब उसे फेयरवेल देते हैं और जो उन्हें वेव करके अपनी नई जर्नी स्टार्ट करता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो रिसेप्शनिस्ट से वीजा और टिकट मांगता है मिड लेवल एरिया के लिए। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वेकेशन टाइम में वो वहां क्यों जा रहा है, तो जो कहता है कि उसे एडमिशन मिला है। वो डॉन अकेडमी का कार्ड दिखाता है। रिसेप्शनिस्ट उस कार्ड को देखकर शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि ऐसा कार्ड उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। वो थोड़ा देर तक उसे देखती रहती है और जो कंफ्यूज होता है कि क्या हो रहा है। फिर वो जल्दी से सॉरी बोलती है और कहती है कि कार्ड ही काफी है, एडमिशन लेटर की जरूरत नहीं। और फिर एक्सप्लेन करती है कि उसके लेवल के लोगों को टिकट भी नहीं चाहिए, बस रिटर्न के लिए ले लेगा। थोड़ी देर बाद वो फ्लाइट में होता है। फर्स्ट क्लास सीट पे बैठ के वो रिलैक्स करता है और सोचता है कि शायद ये भी डॉन अकेडमी के स्पेशल प्रिविलेज का पार्ट है। विंडो के बाहर देखकर वो सोचता है कि ये नई जगह उसके सपनों के जैसी होगी या नहीं। फिर मुस्कुराता है और फ्लाइट का सफर एंजॉय करता है। जब डॉन ब्रेकर अकेडमी पहुंचता है तो उसे एनवायरनमेंट अजीब लगता है, इतना पीसफुल और काम माहौल होता है। वो रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास जाके अपना नाम लिखवाता है। जब रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि वो जो चैन है तो वो तुरंत खुशी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा था तो वो खुद उसे वहां ले जाएगा। जो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है वो इतना इंपॉर्टेंट कब बन गया। रिसेप्शनिस्ट उसे अकेडमी के अंदर ले जाता है और उसे एक बड़े स्टोन मॉन्यूमेंट के पास ले आता है जहाँ कुछ खास लिखा हुआ होता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक बड़े स्टोन मॉन्यूमेंट के पास ले जाता है और कहता है कि अपना कार्ड इस पर रखो। जो थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी करता है। जैसे ही वो कार्ड मॉन्यूमेंट पर रखता है एक ब्राइट लाइट चमकती है और अगले ही पल उसे लगता है जैसे दुनिया घूम गई हो। वो और रिसेप्शनिस्ट दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं सीधा अकेडमी के अंदर। ये एक्सपीरियंस देखकर जो बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी होती है। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट उसे अकेडमी के अंदर ले जाता है। वहां वो उस शख्स से मिलवाता है जो उसका इंतजार कर रहा था। वो एक खूबसूरत लड़की होती है जिसके लंबी सफेद बाल होते हैं, लिन अन। वो मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या जो उसे याद करता है। जो कहता है हाँ, और ये भी बताता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि लिन एक्चुअली उसकी सीनियर है। जब रिसेप्शनिस्ट चला जाता है तो दोनों अकेले रह जाते हैं। जो सोचता है कि लिन इतनी बेचैन क्यों लग रही है उससे मिलने के लिए, लेकिन तभी एक लड़का क्वीमिंग चंग उनके बीच आ जाता है और जो का रास्ता रोक लेता है। लिन गुस्से से उसे कहती है कि मेहमान के साथ तमीज से बात करो। फिर वो जो को एक बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन जो कहता है कि बात शॉर्ट रखें। तो लिन सीधा उसे एक ऑफर देती है कि वो उसका ग्रुप ज्वाइन करे तो वो बदले में उसे 30 मिलियन देंगे। ये सुनकर जो के होश उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं होता कि ये इतना बड़ा अमाउंट है। क्वाइमिंग भी शॉक्ड होता है और लिन से पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है। लिन उसे घूरकर कहती है कि किसने उसे डिसीजन लेने का हक दिया है। क्वाइमिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से सोचता है कि लिन इस लड़के को डिफेंड क्यों कर रही है। लिन फिर जो की तरफ मुड़ती है और कहती है कि 30 मिलियन उसका फाइनल ऑफर है। जो सोचता है कि ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ ई रैंक का स्किल है। लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही एक अनाउंसमेंट होती है कि सब नए स्टूडेंट्स असेंबली हॉल में आ जाएं। लिन उसे कहती है कि ऑफर के बारे में सोच ले, ये उसके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। जो कहता है कि वो जरूर सोचेगा और लिन उसे असेंबली हॉल तक छोड़ने जाती है। असेंबली हॉल में सब नए स्टूडेंट्स जमा होते हैं। वहाँ एक लड़का होता है जिसके गोल्डन बाल होते हैं और वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। वो जाने अनजाने में जो के पास बैठ जाता है ताकि कंपैरिजन हो सके। उस लड़के के इरादे बिल्कुल साफ नहीं होते। वो लिन पर कब्जा करना चाहता है और उससे शादी करके अपनी फैमिली की पावर बढ़ाना चाहता है। ओरिएंटेशन स्टार्ट होती है और इंस्ट्रक्टर जांगहुई स्टेज पर आता है। वो अपना तारुफ करता है और सब स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस देता है कि उन्होंने डॉन ब्रेकर अकेडमी में एडमिशन ले लिया। वो कहता है कि सब जीनियस हैं, लेकिन अभी ये लोग सिर्फ फ्रेशमैन हैं।
फिर वो वार्न करता है कि अब इन्हें फिशर का सामना करना होगा। फिशर एक ऐसी जगह है जहां मॉन्स्टर्स होते हैं, ऑरेकल्स इन्हें हंट करते हैं, लेकिन कभी कभी खुद भी शिकार बन जाते हैं। इंसानी हथियार वहां काम नहीं करते, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कोर पावर और फिशर मटेरियल के वेपन्स यूजफुल होते हैं। डॉन ब्रेकर एकेडमी ऐसे टॉप ऑरेकल्स को ट्रेन करती है जो इन फिशर्स के खिलाफ डिफेंस लाइन बन सके। जांग हुई सबको कहता है कि लाइब्रेरी जाकर और नॉलेज लो, और फिर उन्हें ट्रेनिंग हॉल में कॉम्बैट प्रैक्टिस के लिए भेज देता है। इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि स्टूडेंट्स अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हैं, लेकिन उन्हें वार्निंग भी देता है कि यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो एकेडमी के टफ रूल्स को अडेप्ट करे और स्ट्रांग बने, वरना बेकार समझा जाएगा। इंस्ट्रक्टर सब स्टूडेंट्स को देखता है और नोटिस करता है कि उनके चेहरे पे जरा भी डर नहीं था। तब वो मुस्कुराता है और कहता है कि यही देखना था उसे, मतलब कि सब कॉन्फिडेंट हैं और चैलेंज से नहीं घबरा रहे थे। फिर वो प्राउडली अनाउंस करता है कि फर्स्ट असेसमेंट सक्सेसफुल। सब स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड के तौर पर एक स्किल स्टोन दिया जाता है। ये एक क्रिस्टल होता है जो किसी कॉम्बैट एबिलिटी को एब्जॉर्ब करने की पावर देता है। इस बार जो एबिलिटी मिली उसका नाम है वाइज आई। ये स्किल स्टूडेंट को ऑटोमेटिक सेंसिंग और फिशर स्क्रिप्ट पढ़ने की एबिलिटी देती है। फिर इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि 2 और टेस्ट होंगे। पहला एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें उन्हें एक लो रैंक फिशर क्लियर करना होगा, और दूसरा टेस्ट ये है कि उन्हें आधे साल के अंदर डी रैंक तक पहुंचना होगा और अपनी पोटेंशियल जगानी होगी। कुछ स्टूडेंट्स ये सुन के पैनिक हो जाते हैं, जबकि कुछ रिलैक्स रहते हैं क्योंकि उन्हें डी रैंक तक पहुंचने का तरीका पता था। इंस्ट्रक्टर उनकी टेंशन देखकर उन्हें अश्योर करता है कि एकेडमी उन्हें सप्लीमेंट्स देगी जो प्रोसेस फास्ट कर देंगे। फिर वो चिल्लाता है सीनियर्स कम इन, और हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है क्योंकि सामने आती है एक खूबसूरत लड़की लिनैन, जिसका प्रेजेंस ही सबको इम्प्रेस कर देता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये सीनियर्स फ्रेशमैन की टेस्ट में हेल्प करेंगे और स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि अपने मेंटर्स चूज करें। सब स्टूडेंट्स लिनैन को देखकर शॉक हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि वो उनके सामने खड़ी है। हॉल में हल्की सी फिजा बदलती है, सबका ध्यान चेनहुआ ग्रुप की तरफ जाता है। एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है और इमोशनल टोन में कहता है कि उसने एकेडमी सिर्फ लिनैन की वजह से ज्वाइन की थी और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मेंटोर बने। लेकिन लिनैन उसे मना कर देती है, ये कहकर कि वो सिर्फ मैजिक टाइप स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती है, जबकि वो स्ट्रेंथ टाइप का है। एक और लड़का कह देता है कि वो सिर्फ उनके लिए अपना टाइप बदल लेगा और मैजिक सीखेगा, चाहे वो स्ट्रेंथ मास्टर ही क्यों ना हो। पर लिनैन उसे भी रिजेक्ट कर देती है। वो एक एक करके सब स्टूडेंट्स को मना करती जाती है, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होता है। इंस्ट्रक्टर थोड़ा बेसब्र हो जाता है। वो लिनैन से कहता है कि कम से कम एक फ्रेशमैन तो चूज कर लो, और वार्निंग देता है अगर तुमने एक भी चूज नहीं किया तो एंड में जो स्टूडेंट बचेगा वही तुम्हें डिफॉल्ट के तौर पर असाइन कर दिया जाएगा। उनके बीच में एक गोल्डन बालों वाला लड़का अपने कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वो उसे ही चूज करेंगे, चाहे लिनैन ने खुद सेलेक्ट करे या सिस्टम के थ्रू, दोनों में उसकी जीत है। तब हमारा हीरो जो खड़ा होता है और सीधा कह देता है प्लीज टेक मी एज योर मेंटी। पूरा हॉल चुप हो जाता है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा बोलेगा। लेकिन जब लिनैन कहती है यस, तो सबके मुंह हैरानी में खुले के खुले रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिशन हॉल में जो उससे पूछता है कि उसने उसे ही क्यों चूज किया और इतनी बड़ी ऑफर एक इनएक्सपीरियंस्ड लड़के को क्यों दे। लिनैन शांत सा स्माइल करती है और उसे कहती है ये मेरे पर्सनल रीजंस है, और कहती है कि उसे सब कुछ टेस्ट के बाद समझ आ जाएगा। लिनन फिर उस टीम का इंट्रोडक्शन करती है जो के अपकमिंग टेस्ट के लिए रेडी की गई है। सुहान सुपरवाइजर है, वो सिर्फ तब इंटरफियर करेगी जब किसी की जान खतरे में हो, वरना उसकी हेल्प करना ऑटोमेटिक फेलियर माना जाएगा। टीम की हीलर लीवे है जो रिकवरी और इंजरीज का ध्यान रखती है। जॉलिन लॉन्ग रेंज अटैकर है, वो दूर से एनिमीज को टारगेट करती है। टीम लीडर ली रुई है जो पूरा फॉर्मेशन कंट्रोल करता है और टैक्टिकल डिसीजंस लेता है। ली रॉय टीम मेंबर जो को देखता है और नोटिस करता है कि उसके पास कोई वेपन नहीं। वो पूछता है क्या उसने कोई स्पेशल टैलेंट अवेकन किया है, तो जो उसे नहीं कहता है। ये सुनकर लीरॉय शॉक हो जाता है और सोचता है कि एकेडमी ने इसे एडमिट कैसे कर लिया बिना अवेकनिंग के। लेकिन अब शिकायत का कोई फायदा नहीं होता, तो सब डिसाइड करते हैं कि उसके साइड पर अलर्ट रहेंगे। लियू वे हीलर उसे कहती है कि उसके पास ही रहो ताकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन जो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मुझे कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है। ये सुनकर वो थोड़ा इरिटेट होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर ली रुई की टीम को फिशर रूम 1 में भेजा जाता है। ये फिशर वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट से ओपन होती है। जैसे ही फिशर ओपन होती है, जो को एक बहुत घनी और डार्क एनर्जी वाली चमक फील होती है। वो दिल में सोचता है कि शायद मुझे यहाँ लेवल अप का की मिल जाए। सब एक गुफा में पहुंचते हैं और लगभग तुरंत ही शैडो डीमन वुल्व्स का एक पैक उनकी प्रेजेंस फील करता है अपनी तेज घ्राण स्मेल से। वो वुल्व्स ग्राउल करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। लीरॉय और जॉवलिन रेडी हो जाते हैं और तुरंत उन वुल्व्स पर चार्ज कर देते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं उन्हें मार गिराने की। हीलर लियू वे तुरंत दौड़कर उन दोनों को हील करने जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एक बीस्ट उसके बिल्कुल पीछे आ चुकी है।